एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डिस्ट्रॉय सिटी को। और हमें बताया जाता है एक दिन अचानक से अर्थ की स्काई के अंदर एक रिफ्ट अपेयर हो गया, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो क्रिएचर है वो आने लग गए, जिन्हें मॉन्स्टर्स है वो कहा जाने लगा। इंसानियत के पास कोई भी पावर नहीं थी कि वो इस रिफ्ट को क्लोज वो कर सके, और ना ही उनके पास ऐसे कोई वेपन थे जो इन मॉन्स्टर को एलिमिनेट वो कर सके। यहाँ तक कि जो मिलिट्री के वेपन थे वो भी पावरलेस थे। इसलिए पूरी अर्थ के ऊपर डिजास्टर आना शुरू हो गया। लेकिन जल्दी जो अवेकनर्स है वो सामने आ गए, जो कि इंसानियत के कैलेमिटी के समय सेवियर बनकर के उभरे। लोग उन्हें हीरो के नाम से वो जानते थे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं एक मॉन्स्टर का अटैक हो रहा होता है, जिससे कि बहुत सारे एरिया के अंदर डिस्ट्रक्शन मचा होता है, और काफ़ी सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक जो उड़ने वाला मॉन्स्टर होता है वो एक मदर एंड सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। उसी समय हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उन लोगों के सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं इसे होल्ड करता हूँ, तुम लोग तुरंत यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर से हैंड टू हैंड फाइट वो करने लग जाता है। यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना वो करना पड़ रहा होता है, लेकिन फाइनली वो जो मदर एंड सन है वहाँ से रेस्क्यू वो हो जाते हैं। और अगले ही पल एक खतरनाक अटैक साइड से आकर के उसे लगता है, और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पीछे जाकर जो दीवार है उसे टकराता है, और वो बहुत ही बुरी तरह से चोटिला हो जाता है। और वो मोस्टली यहीं पे नहीं रुकता, एक और अटैक करने के लिए वो मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है। तभी हम एक और अवेकनर को देखते हैं जो कि अपनी सोर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर आ चुका होता है, और एक खतरनाक स्लेश के द्वारा उस मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग वो कर देता है। और इसी प्रकार से शहर के अंदर और भी बहुत सारे मॉन्स्टरों का अटैक है वो हो रहा होता है। तो बाकी भी जो अवेकनर्स हैं उन्हें मार रहे होते हैं और उनसे हेड टू हेड फाइट वो कर रहे होते हैं। और ये अवेकनर बड़े आराम से इन सभी मॉन्स्टरों को मार पा रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं एक अवेकनर को जो कि अपनी फायर एबिलिटी को यूज करते हुए वहाँ पे जितने भी उड़ने वाले क्रिएचर होते हैं उन्हें जला करके राख वो कर देता है। और इस प्रकार से अभी हुए इस अटैक के अंदर वो सभी मॉन्स्टरों को एलिमिनेट है वो कर देते हैं। ये देख करके सभी लोग बोलते हैं ये हमारे सेवियर है, ये हमारे हीरो है। फिर हमें वही माँ बेटे वो दिखाए जाते हैं जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर बचाया होता है। तो सन है वो बोलता है कि मम्मा मैं भी बड़ा होकर के इन कमांडर जैसा ये वो लड़ूंगा और सभी मॉन्स्टरों को मारूंगा। और हम देखते हैं कि उसकी जो मदर होती है उन सभी को शुक्रिया अदा है वो कर रही होती है। फिर हमें इस टीम के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम होता है युन कांडू, और ये हिस्ट्री के अंदर यंगेस्ट कमांडर होता है किसी भी हीरो टीम का। इसके पास लाइटनिंग एबिलिटी होती है, और इसकी एब्सोल्यूट स्टैंड को देखते हुए इसे ह्यूमैनिटी का स्टार ऑफ होप है वो कहा जाता है। और इस बंदे का नाम होता है रिंकू, और ये डिप्टी कमांडर होता है। इसके पास और विलिंग पावर होती है, और ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा यंग और काम है। और इसे यू कांडू का राइट हैंड है वो भी कहा जाता है। और इस बंदे का नाम है साकू। इसके पास फायर एबिलिटी होती है, ये थोड़ा रफ पर्सनैलिटी का होता है, और ये कमांडर की टीम के अंदर हुकुम के पत्ते की तरह काम है वो करता है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि दूर भीड़ के अंदर खड़ा होता है, और वो सोचता है कि किसी दिन मैं भी इनके जितना स्ट्रॉन्ग है वो होकर के रहूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस एक्सीडेंट के कारण बहुत सारी जो कैजुअलिटी है वो हुई होती है, और हमें एक हीलर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है रुई। और वो मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तुम अपने जो बॉडी है उसे थोड़ा रिलैक्स करो, हो सकता है तुम्हारी बॉडी के अंदर उन मॉन्स्टर का कोई पॉइजन है वो चला गया हो। मेरे पास एंटीडोट है, तुम इस बारे में चिंता है वो मत करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा चोट वो लगी होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि एक जो पावरलेस बंदा है वो मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश वो कर रहा है। और ये बात साकू ने कही होती है। वो बोलता है वाकई में तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो। और पीछे से जो रिंकू है वो बोलता है इससे बात कर करके हमारा जो समय है वो खराब है वो क्यों कर रहे हो। साकू मेन कैरेक्टर को बोलता है कि अगर तुम्हें हीरो कहा जाने लगा तो वाकई में उस दिन वो सबसे बड़ा डिजास्टर है वो होगा। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे ऊपर जो गद्दार के बेटे का लेबल लगा है तुम उसे हटा सकते हो। यह सुनने के बाद में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो गुस्सा आते हुए बोलता है कि मेरे फादर गद्दार है वो नहीं थे। तभी जो साकू है अगले ही पल उसके ऊपर एक खतरनाक किक को मारता है, और वो बोलता है जो तुम्हारे फादर थे वो कभी हीरो टीम के कमांडर है वो हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो इंजर्ड कमांडर है उन्हें पीछे की ओर छोड़ दिया और दूसरे वर्ल्ड के अंदर चले गए। तुम्हें क्या लगता है इसे ट्रेटर, तुम्हें क्या लगता है इसे गद्दारी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। तो जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है मुझे इस बारे में कुछ भी है वो नहीं पता, लेकिन मैं एक बात श्योर हूँ मेरे जो फादर है वो कभी भी ह्यूमैनिटी को बिट्रे वो नहीं कर सकते। और जो साकू है वहाँ पे मेन कैरेक्टर को अपने पैर से दबाते हुए बोलता है लगता है तुम्हारे लिए एक जो किक है वो काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज़्यादा करेज है तो आखिरकार तुम इसे साबित वो क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें चुटकियों के अंदर मसल करके रख दूंगा। तो हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर है वो खड़ा होता है और फाइनली साकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश वो करता है, लेकिन साकू यहाँ पे अपनी जो फायर एबिलिटी होती है उसका यूज करते हुए
बड़े ही आराम से मेन कैरेक्टर को हरा देता है और उसकी बॉडी को भी बर्न वो कर देता है। और साकू बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस बंदे ने वाक़ई में हिम्मत की मेरे ऊपर अटैक करने की। तभी तो रिंकू वो बोलता है वाक़ई में ये सबसे बड़ा इडियट है। पीछे से रुई आकर के उन्हें यहीं पे रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि आखिरकार एक बच्चे को उसके पेरेंट्स की गलतियों के लिए सज़ा है वो क्यों दी जाए? आखिरकार तुम्हें अभी भी रुक जाना चाहिए। तभी तो साकू बोलता है वाक़ई में तुम तो बड़ी काइंड हार्टेड हो। और जो रिंकू बोलता है लगता है तुम भी इस लड़के की चालों के अंदर आ चुकी हो। तभी हम देखते हैं अचानक से हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके दिल के पास में किसी प्रकार का पॉइज़न पहुँचने लगता है और वो समझ जाता है कि ये जो दर्द हो रहा है ये जो उन मॉन्स्टर के पॉइज़न का असर है। और धीरे-धीरे ये पॉइज़न का असर उसकी बॉडी पे भी होने लगता है और रूही इस चीज़ को देखकर पहचान जाती है, ये तो वाक़ई में उन मॉन्स्टर का पॉइज़न है। जब इसके ऊपर अटैक हुआ होगा उस समय जो पॉइज़न इसके बॉडी में एंटर कर गया होगा। लकीली मेरे पास एक लास्ट एंटीडोट बचा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर कांडू आते हुए बोलता है कि इस चीज़ का यूज़ करने का अभी टाइम है वो नहीं आया। तुम जा कर के उस बच्चे को देखो, उधर वो कोलैप्स हो चुका है और मैं इस बंदे को हैंडल वो करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो रूही है वो थोड़ा बहुत हेजिटेट वो कर रही होती है। लेकिन कमांडर उसे यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ ठीक रहेगा, मैं इसका ट्रीटमेंट वो कर दूँगा। तो वो एक पल के लिए सोचती है लेकिन उसे बाकी लोगों की भी जान बचानी होती है। तो वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर को छोड़ कर चली जाती है। और इधर जो मेन कैरेक्टर है वो एंटीडोट के लिए तड़पता रहता है क्योंकि पॉइज़न का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा होता है। तभी जो कांडू है वो बोलता है, "क्या तुम्हें भी ये चाहिए?" और वो अपने कुत्ते को बुलाते हुए बोलता है कि ये जो मेरा कुत्ता है इसके अंदर भी पॉइज़न का असर है वो हो चुका है। ये कितनी अनलकी बात है, हमारे पास एंटीडोट 1 है और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए 2 बंदे हैं। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? तभी जो यहाँ पे साकू है वो बोलता है, "ये बंदा पहले भी हीरो बनने की कोशिश वो कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये हीरो बनेगा और कुत्ते की जान बचाने की कोशिश वो करेगा। तो आखिर इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी ये बंदा इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे कुत्ते की जगह।" तभी कांडू कहता है कि अगर सभी का ओपिनियन सेम है तो इसमें कुछ भी वो नहीं किया जा सकता। और वो इस एंटीडोट को ओपन करता है और ज़मीन के ऊपर डाल देता है, जिसे आकर के उसका जो कुत्ता है वो बस 2 बार चाटता है और वो कुत्ता यहीं नहीं रुकता। उस पोर्शन के ऊपर जा कर के वो हग देता है और लिटरली वो वाक़ई में हग देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है ये कुत्ता भी एक नंबर का हरामी होता है। अब ये देख कर के तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर का दिल ही टूट जाता है और बोलता है रुक जाओ, ये मेरी लाइफ वो बचा सकता है। तभी जो कांडो है वो बोलता है लगता है कुत्ते के ऊपर पॉइज़न का असर हो गया इसलिए उसने हग दिया, वरना ऐसा काम वो कभी भी नहीं करता। अब इस प्रकार का बिहेवियर देख कर के जो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है, आखिरकार तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग मेरे साथ इतना क्रूर बिहेवियर है वो कर रहे हो? तो कांडो होता है वो बोलता है क्योंकि तुम मेरी आँख में हमेशा ही चुभते हुए वो आए हो। एक गद्दार का बेटा हमेशा एक कीड़ों की ज़िंदगी है वो जिएगा। तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हीरोज़ को जॉइन कर लोगे और कभी हीरो बन पाओगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और इससे बड़ी मिस्टेक ये है कि तुम इस दुनिया के अंदर अभी भी एग्ज़िस्ट है वो करते हो। ये अच्छा होता कि अगर आज तुम मार जाते, लेकिन अगर तुम्हारा नाम आज कैज़ुअल्टी के अंदर लिस्ट है वो नहीं होगा और तुम कहीं पर भी दिखाई वो नहीं दोगे, तो तुम भी तुम्हारे फादर की तरह एक भगोड़े और गद्दार वो कहलाओगे। और कांडो वहाँ से अपने टीममेट के साथ जाते हुए बोलता है इस पूरे एरिया को सील वो कर दो ताकि कोई भी बंदा यहाँ पे ना आ पाए और ये रीज़न दे देना कि यहाँ पे अभी भी एक मॉन्स्टर होने की संभावना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे धीरे-धीरे मेन कैरेक्टर की जो आइज़ है वो क्लोज़ होने लगती है और जो साकू है वो जाते हुए बोलता है कि फाइनली ये जो बीमारी है इससे हमारा पीछा छूटा। तभी रिंकू भी बोलता है कि चलो इस खुशी के अंदर आज हमें पार्टी वो करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा होता है और वो फाइनली अपने आप को खड़ा करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन वो एक कदम चलता उससे पहले ही वो नीचे की ओर गिर जाता है। उसे यहाँ पे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अपनी जो लाइफ है वो सिविलियन के लिए लिस्ट के अंदर डाली थी और उसके बदले में उसे इस प्रकार का ट्रीटमेंट वो मिल रहा है। उसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे एक इंसानी फिगर है वो एक मैसिव ऑरा के साथ अपीयर होता है। तो उस ओर देखता है तो अब तक उसका पॉइज़न के कारण विज़न धुंधला हो चुका होता है, तो वो क्लियरली देख नहीं पा रहा होता। तो वो सोचता है पक्का मेरे पीछे कोई ना कोई मॉन्स्टर ही होगा। क्या आखिरकार कोई जो मॉन्स्टर है वो सर्वाइव कर गया था क्या? और हम देखते हैं सामने की ओर से एक ब्यूटीफुल मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ रहा होता है और मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरी जो करंट स्टेट है उसके अंदर मैं एक लो लेवल के जो मॉन्स्टर है उससे भी डिफीट है वो नहीं कर सकता। इसका मतलब आज तो मैं पक्का ही मारा जाने वाला हूँ। और जैसे ही कहते हैं मरने से पहले उसकी जो बचपन की फ्लैश मेमोरी है वो रिकैप है वो होती है और उसे याद आता है कि उसने स्कूल के अंदर प्राइज़ वो जीता था क्योंकि जो मेरे फादर मेरे हीरो है इसके ऊपर ऐसे लिखा था और टीचर बोला करते थे कि ये पक्का बड़ा होकर के एक नॉवेलिस्ट है वो बनेगा।
तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि फादर मैं आपकी तरह बड़ा होकर के एक हीरो बनूँगा ना कि नोवेलिस्ट। तो ये सुनकर के उसके फादर बोलते हैं कि ये हुई ना मेरे बच्चों वाली बात। फिर एक दिन अचानक से खबर आती है कि जो रेन हार्ड्रे हैं उन्होंने इंसानियत को बिट्रे वो कर दिया और उनके जितने भी एसेट हैं उन्हें वापस से सरकार कब्जे में लेती है और आज के दिन से तुम लोग बेघर होते हो। ये बात सुनकर के उसकी जो मदर और वो खुद काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और उसे उस दिन भी विश्वास नहीं हुआ था कि उसके फादर ऐसा कुछ कर सकते हैं। और कुछ समय बाद में उसकी जो मदर है अपने फादर की याद में और भी ज़्यादा बीमार हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें अपने फादर के ऊपर विश्वास वो रखना होगा और तुम्हें सच का पता है वो लगाना होगा। ये कहते हुए वो भी अपनी अंतिम विदाई वो ले लेती है। इस प्रकार से छोटी ही उम्र के अंदर मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, लेकिन मैंने अपनी मदर को प्रॉमिस है वो किया था कि मैं तब तक नहीं मरूँगा जब तक कि मैं अपने फादर के बारे में पता है वो नहीं लगा लेता। जिस कारण से उसके अंदर थोड़ा-सा जोश आ जाता है। वो अपने पास में पड़े जो लोहे की रॉड थी उसे उठाते हुए बोलता है कि मैं इतना जल्दी गिव अप वो नहीं करूँगा। अब ये जो चीज़ है वो सामने वाली मॉन्स्टर देख के भी सरप्राइज़ हो जाती है और वो बोलता है कि मैं किसी प्रकार से भी अफेयर्ड है वो नहीं हूँ और वो उस वेपन के द्वारा अटैक करते हुए बोलता है अब मेरा को किसी भी बंदे से डर है वो नहीं लगता। चाहे ये कांडू ही क्यों ना हो, चाहे या फिर ये कोई मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। अपनी तरफ अटैक आता देख कर के वो डेमन भी काउंटर अटैक वो कर देती है और वाक़ई में ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर और उसका वेपन दूर-दूर जाकर ये गिरते हैं और वो काफ़ी दूर जाता है और वो इस पावर से अंदाज़ा लगा देता है कि ये जो मॉन्स्टर है एस क्लास का होना चाहिए, लेकिन आखिरकार एस क्लास का मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी क्या? पहले कमज़ोर मॉन्स्टर को भेजा गया ताकि ध्यान को डाइवर्ट है वो किया जा सके और जो रियल खतरा है वो अब अपीयर हो। क्या ये किसी प्रकार का अम्बुश है वो किया गया है क्या? मुझे फटाफट इसके बारे में हेडक्वार्टर को बताना होगा। और हम देखते हैं कि सामने की ओर से वो डेमन काफ़ी रफ्तार से मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ती है और एक खतरनाक अटैक और कर देती है, जिससे कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका काम तमाम है वो हो जाता है। और वो डेमन सोचती है कि वाक़ई में जो इंसान है बहुत ज़्यादा लो रैंक के होते हैं, एक छोटे से के अटैक को बर्दाश्त वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इनकी जो सोल है वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होती है। और हम देखते हैं वो डेमन धीरे-धीरे यहाँ पे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और उसके साथ कुछ करने है वो लगती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर की सोल होती है, वो किसी दूसरी सोल के द्वारा किसी तीसरी बॉडी के अंदर मर्ज वो होने लगती है। और अगले ही पल जब फिर से मेन कैरेक्टर की आँखें खुलती है, तो वो अपने आप को एक बिस्तर के ऊपर पाता है। ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल ही नहीं होती है, क्योंकि उसने इस प्रकार का एनवायरनमेंट की उम्मीद वो नहीं की थी, क्योंकि वो अभी कुछ पल पहले तो बैटलफ़ील्ड के अंदर था और अब वो एक बेड के अंदर क्या कर रहा है। आखिरकार जो वो मॉन्स्टर है वो कहाँ गई और मैं ज़िंदा कैसे हूँ? मेरे ऊपर चोट के निशान है वो क्यों नहीं है? इसी प्रकार से उसके मन के अंदर बहुत सारे सवाल वो चल रहे होते हैं और वो सोचता है इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे एस ग्रेड के जो रिस्क है उसे हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन वो जैसे सामने की ओर मिरर के अंदर देखता है, तो उसका पूरा रूप ही चेंज है वो हो रखा होता है, क्योंकि वो अब खुद एक डेमन के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है, जो कि उसके लिए एक बड़े सदमे से कम है वो नहीं होता। और सामने की ओर से वही डेमन और उसके साथ एक और लड़की है वो आ रही होती है, जो उस डेमन की सबॉर्डिनेट होती है। वो बोलती है ये उठ चुका है। तभी जो वो डेमन है वो बोलती है इसका मतलब जो फ्यूजन है वो सक्सेसफुल हुआ। और हम इधर देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में होता है कि उसने उस मिरर को भी डिस्ट्रॉय वो कर दिया होता है। लेकिन वो अभी भी देख पा रहा होता है कि वो अभी भी डेमन की बॉडी के अंदर ही है और इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है, वो एक मॉन्स्टर के अंदर चेंज है वो कैसे हो सकता है। तभी वो डेमन है उसकी और भी ज़्यादा क्लोज़ है वो आने लगती है। तो डेमन को अपने पास आता देख कर के वो समझ जाता है ये तो वही वुमेन है जिसने कि उसके ऊपर अटैक वो किया था और उसकी जान वो ली थी। तो वो पास में पड़े एक इक्विपमेंट को उठाता है और सामने की ओर उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। और वो एक खतरनाक जंप मारते हुए उस डेमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि उससे पहले ही उस डेमन की जो सबऑर्डिनेट होती है, वो अपनी काफ़ी तेज़ स्पीड का यूज़ करते हुए उसे हवा के अंदर ही एक किक है वो मार देती है और उसे ज़मीन के अंदर लो करके अपनी नाइफ़ के द्वारा उसकी गर्दन पे लगाते हुए बोलती है, आखिरकार तुम जो प्रिंसेस है उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो क्या? यह सुनने के बाद में जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सामने की ओर उस डेमन को देखता है, तो उसे पता चलता है ये तो एक प्रिंसेस है। अभी जो प्रिंसेस की सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर से हट जाती है और वापस से अपनी प्रिंसेस के पीछे आ जाती है। और जो प्रिंसेस है वो बोलती है, मैं डेमन क्लेन की प्रिंसेस हूँ और जो इंसानी मिलिट्री है वो मुझे फर्स्ट के नाम से जानती है,
क्या तुम्हें पता है आखिरकार मैं कौन हूँ? वो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को अपने नाम से डराने की कोशिश वो कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है, आर्मी के अंदर सबसे लोएस्ट रैंक का सोल्जर होता है, जिसके कारण उसे हायर मिशन के बारे में या फिर हायर रैंक के जो डेमन हैं, उनके बारे में पता नहीं होता। तो उसे इस बात से है ना थोड़ी-सी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही होती है। तभी जो प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट होती है, वो बोलती है कि अगर प्रिंसेस ने तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट है वो नहीं किया होता, तो तुम अब तक मर चुके होते। ये सुनकर के हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट है वो किया गया था। अब उसे समझ में आ जाता है कि जो हीरो रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी के अंदर बाँटा गया है। पहला आता है डेमन क्लेन, दूसरा आता है विंग क्लेन, तीसरा आता है बीस्ट क्लेन, चौथा आता है आर्मड क्लेन। और जहाँ तक मुझे पता है जो विंड क्लेन के स्पीशीज़ होते हैं उनके पास हवा के अंदर फाइट करने की और साथ में पॉइज़न कैरी करने की पावर होती है। उसी प्रकार से जो बीस्ट क्लेन होता है उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है वो होती है। और इसी प्रकार से जो आर्मर क्लेन होते हैं, वो अपने काफ़ी ज़्यादा सॉलिड डिफेंस के लिए जाने जाते हैं। और जहाँ तक बात आती है डेमन क्लेन की, जो कि इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मिलते-जुलते हैं, उनकी जो एबिलिटी है, वो बिल्कुल भी सिंपल है, वो नहीं है। ये कहा जाता है कि कुछ बंदों के पास मेंटल एबिलिटी है और जो हाई रैंकर्स होते हैं, उनके पास ये भी एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी और सोल को अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन ये एक रूमर है, अभी तक इसका कोई भी विटनेस है वो सामने नहीं आया है। तो इसका मतलब तो यही हुआ जो मेरी सोल है वो एक्सचेंज हो गई है इस डेमन क्लेन के वेसल के रूप में। तो वो पूछता है प्रिंसेस से कि आखिरकार मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है उसके साथ क्या हुआ? तो जो प्रिंसेस है वो बोलती है कि जो विंड क्लेन के बंदों का पॉइज़न होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। वो बॉडी को चुटकियों के अंदर ही ब्लड के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म है वो कर देता है। एक एलिफेंट की जो बॉडी होती है वो 10 मिनट में ही उस पॉइज़न के द्वारा पूरी तरह एलिमिनेट है वो हो जाती है। तो तुम खुद ही सोच कर देख सकते हो कि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी डिस्पोज़ है वो हो चुकी होगी। ये सुनते ही यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा शौक है वो लगता है और वो कल्पना करने लगता है कि किस प्रकार से सिटी के लोगों ने उसके यहाँ पे ब्लड को क्लीन है वो कर दिया होगा। और ये वाक़ई में बहुत बड़ा सदमा होता है क्योंकि उसका अंतिम चांस वापस से इंसानी बॉडी में लौटने का वो भी नज़र है वो नहीं आता और उसकी उम्मीद है वो टूट जाती है। तभी जो प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट होती है वो बोलती है कि मैंने सुना है कि जो इंसान है उन्होंने काफ़ी अच्छे रोबोटिक जो ड्रोन्स हैं उन्हें तैयार कर लिया है बैटलफील्ड को क्लीन करने के लिए। उन ड्रोन के पास बहुत ही खतरनाक फायर है जो कि बॉडी को राख के अंदर चुटकियों के अंदर बदल देती है। ये सुनने के बाद में प्रिंसेस बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनमें से कुछ चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को भी कल्पना है वो करने लगता है कि किस किस प्रकार से ड्रोन ने उसकी बॉडी को उठाया होगा और फिर फायर का यूज़ करते हुए पूरी तरह से एसेंस में बदल दिया होगा जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है। तभी प्रिंसेस बोलती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क वो नहीं पड़ता है कि तुम्हारी जो इम्पटी बॉडी है उसके साथ क्या होता है। अब तुम्हें तो बस इस बात के ऊपर फ़ोकस करना है कि नई बॉडी के अंदर तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढल जाओ। ये सुनने के बाद में मेन कैरेक्टर एक स्माइल देता है और बोलता है वाक़ई में ये बहुत ही ज़्यादा मिस फैल गया है यहाँ पे। मैं तुम्हारा कोई सबॉर्डिनेट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दो और ना ही मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर वो मानने वाला हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगा। आखिरकार तुमने मुझे इस फ़ॉर्म के अंदर क्यों ट्रांसफ़र है वो किया? क्या तुम चाहती हो मुझसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना इंसानों की और जो हीरोज़ की है? तो हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस है, उसको देख कर के लगता है कि वो ऐसा कुछ भी है, वो नहीं चाहती। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है, वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है क्योंकि तुमने गलत इंसान को पिक है, वो कर लिया है। और वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं एक इंसान होते हुए कभी मॉन्स्टर का साथ है वो नहीं दूँगा और मैं इससे अच्छा मरना पसंद है वो करूँगा। ये सुनने के बाद में जो प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट होती है, वो बोलती है, "वाक़ई में तुम बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड है वो करते हो।" और वो जाकर के उसके एक लात मारती है पेट के ऊपर खतरनाक वाली और वो यहीं नहीं रुकती। वो और भी लगातार उसके ऊपर अटैक करती जाती है और बोलती है वाक़ई में तुम बड़ी ज़्यादा वीक हो और फिर भी तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें वो कर रहे हो। अगर तुम्हारी ताकत का लेवल यही है, तो हमारी वेसल के रूप में वीकेस्ट की सबसे बुरी दशा है वो होती है। अब से तुम डेमन क्लैन का भाग हो और अगर वीकलिंग हो तो तुम्हें ह्यूमिलिएशन तो सहनी ही पड़ेगी। अब ये सुनते ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर गुस्सा आ जाता है और हम इतने गुस्से के कारण उसके अंदर किसी प्रकार की पावर जनरेट होती है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने वीकलिंग किसे बोला? और एक खतरनाक पंच यहाँ पे प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट पे कर देता है और ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो सबॉर्डिनेट होती है पीछे जा करके दीवार के अंदर टकराती है और इतनी खतरनाक पावर को यहाँ पे प्रिंसेस भी नोटिस कर लेती है, सबॉर्डिनेट भी, और वो काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं। वो तो सरप्राइज़ होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे उनसे ज़्यादा सरप्राइज़ तो अपना मेन कैरेक्टर होता है कि आखिरकार अभी उसके साथ हुआ क्या? उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से? और यहाँ पे जो प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट होती है वो सोचती है, ये तो डेमन क्लेन की पावर है। और यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो सोचती है कि आखिरकार इस बंदे ने जो डेमन क्लेन की पावर है उसको अवेकन वो कैसे कर लिया? इसकी सोल उसके साथ मर्ज है वो कैसे हो सकती है? ये तो एक मामूली सा इंसान है। तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑरा वो निकल रहा होता है
और वो सोचता है पता नहीं ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस है वो हो रहा है। तभी अचानक से जो प्रिंसेस है वो अपनी स्पीड के साथ मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है और एक खतरनाक अटैक करते हुए उसे नीचे की ओर गिरा देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेसी ऑरा है वो निकल रहा होता है और प्रिंसेस सीधा जा करके मेन कैरेक्टर के छाती के ऊपर बैठ जाती है और अपनी जो ऑरा है और अपनी जो पावर है उन्हें अभी भी अनलेस है वो कर रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रिंसेस है उसने अपनी पावर का यूज़ करते हुए मेन कैरेक्टर का जो गला है वो पकड़ रखा होता है और वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो अपने हाथ या बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा होता। उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली होती है, तो उसे समझ में आ जाता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी बॉडी को मूव है वो नहीं कर पाएगा। तभी जो प्रिंसेस है वो सोचती है कि मुझे इसके अंदर से किसी प्रकार की डेमोनिक एनर्जी वेव महसूस नहीं हो रही। आखिरकार मैंने क्लियरली कोई एनर्जी तो देखी थी, आखिरकार वो क्या था? तभी अचानक से यहाँ पे प्रिंसेस को कुछ महसूस है वो होता है और वो फटाफट से अपने ऊपर के जो कपड़े हैं वो उतारने लगती है और उसे उतारने के बाद में जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है वो भी हैरान होता है कि आखिरकार ये प्रिंसेस यहाँ पे क्या करने की प्लानिंग वो कर रही है। और हम देखते हैं कि वो किम को बेड के ऊपर ले जाती है और दोनों एक ही बेड के अंदर लेट जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक अचानक से मिस्टीरियस सी जो टेंटिकल्स हैं वो आगे की ओर बढ़ते हुए आ रहे होते हैं और वो उसी रूम के अंदर आ रहे होते हैं जिसके अंदर मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस होती है। उस गेट के अंदर आने के बाद में हम देखते हैं उन टेंटिकल के अंदर से एक आँख ओपन होती है और आँख सामने की ओर मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस को इंटिमेट होता हुआ देखती है। तभी अचानक से प्रिंसेस की सबोनेट आ जाती है और इन टेंटिकल को डिस्ट्रॉय वो करने लगती है। अब ये टेंटिकल एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो वो गेट ओपन कर करके इन्हें एक-एक चुन-चुन करके डिस्ट्रॉय कर रही होती है और जो भी टेंटिकल इसे मिल रहे होते हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े वो कर रही होती है और इस नज़ारे को जो प्रिंसेस है वो अंदर से देख रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसके नज़रिए से प्रिंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है वो दिख रही होती है और वो सोचती है कि आखिरकार जो डेमन क्लेन की वुमेन है इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है क्या? मैंने आज तक जितनी वुमेन देखी है उसके मुकाबले ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर वो अपना जो चेहरा है दूसरी तरफ कर लेता है और सोचता है कि आखिरकार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ और वो एक मॉन्स्टर। लेकिन आखिरकार ये क्या करने की कोशिश वो कर रही है? क्या ये किसी प्रकार का हनी ट्रैप है क्या? या फिर वो मेरे को यहाँ पे टॉर्चर है वो करने की कोशिश कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। या फिर वो मुझे यहाँ पे पूरी तरह से एक-एक बूँद निचोड़ने के बारे में सोच रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस और मेन कैरेक्टर के जो लिप्स टू लिप है बड़े क्लोज आ जाते हैं और वो अपनी आँखें बंद करते हुए सोचता है, लगता है ये मेरा पहला किस होने वाला है मौत के दरवाजे के ऊपर। और वो भी एक डेमन के द्वारा। लेकिन अचानक से उसके मुँह के ऊपर वही जो टेंटिकल नुमा चीज़ है वो आकर गिरती है, जो कि उसके सबॉर्डिनेट ने फेंकी होती है और उसको हटाते हुए जो मेन कैरेक्टर वो बोलता है, "अरे यार! पूरा का पूरा जो मूड ही खराब कर दिया। ये क्या डिस्गस्टिंग चीज़ फेंकी है।" फिर जो प्रिंसेस है वो बोलती है, "ये आई ऑफ मंडाना है और इसे स्पाई आइज़ है वो भी बोला जाता है।" ये सुनने के बाद में मेन कैरेक्टर वो बोलता है, "क्या तुम्हारे ऊपर भी नज़र है वो रखी जा रही है? तुम्हें आखिरकार जो मॉनिटर है वो क्यों किया जा रहा है?" तभी उसकी जो सबॉर्डिनेट है वो बोलती है, मैंने काफ़ी स्पाई आइज़ को तो डिस्ट्रॉय वो कर दिया, लेकिन काफ़ी सारे बच कर के भी निकल गए। मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, आखिरकार जो सूरा है उसकी किस्मत कैसी है? तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है, जो सूरा है इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था और मेरा फियोंसे। ये सुनकर के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि क्या सूरा? ये सूरा की बॉडी है और अब से हम अपने मेन कैरेक्टर को सूरा ही बुलाएँगे। तो प्रिंसेस है वो बोलती है कि हमारी आज है ना शादी है वो होने वाली थी, लेकिन अचानक से वो कहीं पे डिसअपीयर है वो हो गया। मैंने काफ़ी टाइम है ना उसे इधर-उधर ढूँढा, लेकिन अंत में मुझे उसकी डेड बॉडी है वो मिली। मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो इस कंडीशन में क्यों था, लेकिन आखिरकार उसका कातिल है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया वो नहीं लगा। लेकिन एक बात तो श्योर थी, जिस प्रकार से उसकी बॉडी के ऊपर घाव थे, पक्का ये घाव किसी इंसान के द्वारा है वो नहीं किए गए थे। थोड़ा सोचता है अगर इंसानों के द्वारा मॉन्स्टर को नहीं मारा गया तो इसका मतलब इनके क्लैन के अंदर ही कोई कलह वो चल रही होगी। तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है, जो डेमन क्लैन है वो हमेशा अपनी मेट के ऊपर रिलाय रहते हैं, उनको वैल्यू देते हैं। चाहे आप रॉयल फैमिली से ही क्यों ना हो, यहाँ पे कोई भी अपवाद है वो नहीं है। इसलिए हमें कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो करना होता है और स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर हम किसी भी समय पीछे रह जाते हैं तो उस पर्सन को साइडलाइन है वो कर दिया जाएगा। और जो सूरा था हमारे डेमन क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था, उसके हारने का मतलब है उसके बाद में डायरेक्टली मुझे टारगेट है वो किया जाएगा। तो सूरा की डेट को सीक्रेट रखने के लिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मुझे एक सोल ढूँढनी थी जो कि मैं उसकी बॉडी के अंदर डाल सकूँ। ये सुनने के बाद जो सूरा है वो बोलता है, तो इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेकर के आए हो ना कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको और मिलिट्री की जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में जान सको।
तो प्रिंसेस वो बोलती है, बिल्कुल सही। वैसे भी तुम्हें इंसानों ने अबंडेंट वो कर दिया था, क्या उन लोगों ने नहीं किया था? ये सुनने के बाद में जो सूरा है, उसे फिर से एक सदमा है वो लगता है। वैसे भी ये एक तुच्छ सा सोल्जर था, सबसे निम्न रैंक का। आखिरकार इस बंदे की परवाह कौन ही करता? और जब प्रिंसेस किसी और बंदे की सोल ढूँढने के लिए गई, तो वहाँ पे और कोई भी सर्वाइवर अवेलेबल नहीं था। तुम अकेले ही वहाँ पे ज़िंदा बचे हुए थे। तो प्रिंसेस के पास और कोई चॉइस है वो नहीं थी। अब ये सभी बातें यहाँ पे सूरा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है वो दे रही होती है। तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है कि अब तुम्हें 2 रास्ता में से एक रास्ता है वो चुनना है। पहला, या तो हमारे साथ कोऑपरेट करो या फिर एक बार फिर से मारे जाओ। अब ये बात सुन कर के सूरा एक बार फिर से सरप्राइज़ हो जाता है और तभी जो प्रिंसेस है वो अपने पास से किसी प्रकार का जो टैबलेट है वो ला कर के यहाँ पे सूरा को देती है और सूरा बोलता है कि आखिर मैं इसका क्या करूँ? तो हम देखते हैं कि उसके अंदर लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है इंसानों के एरिया पे, जहाँ पे रिवार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट है वो किए जाएँगे। सेरेमनी के स्टार्टिंग में एक सोल्जर वो बोलता है, मिलिट्री के बिहाव से मैं यहाँ पे अचीवमेंट पॉइंट के रूप में जो मेडल है वो देने जा रहा हूँ। जो कैप्टन कांडू है, उन्होंने वाकई में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस है वो दिखाई है, उन्हें फर्स्ट क्लास के मेडल है वो दिया जाता है। तो जो यहाँ पे कमांडर या कैप्टन काल्डू होता है वो आ जाता है, उसके सीने के ऊपर वो मेडल है वो लगा देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सलूट वो करते हैं। ये देख करके सभी जो मेंबर्स होते हैं या पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। तभी वो मदर और सन आते हैं, जिनकी जान यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने यानी सूरा ने बचाई थी। और वो लड़का आकर ही बोलता है, बड़े भाई आपने मेरी और मेरी मॉम की जान बचाई थी, आपके लिए गिफ्ट। और आप क्या मुझे भी फाइट करना वो सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक हीरो बनना चाहता हूँ और इन सभी मॉन्स्टर को डिफेंड वो करना चाहता हूँ। ये सुनकर के जो साकू एंड रिंकू बोलते हैं, तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, ये काम है ना तुम एडल्ट के ऊपर छोड़ दो, वो लोग इस चीज़ को देख लेंगे। तो बच्चा बोलता है, मैं कोई भी बच्चा नहीं हूँ, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनते ही वहाँ का जो एनवायरनमेंट थोड़ा सा फनी वाला हो जाता है। तभी उस बच्चे को गोद में लेते हुए जो कांडू है वो स्पीच देने लगता है कि आप सभी का विश्वास हम जैसे हीरो के ऊपर है और हम लोग कैसे भी कर करके उन सभी मोस्टरों को हराएंगे। हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हमारी जो पब्लिक है उनको सेफ रखना। हमेशा याद रखना जवानों, जो हमारे देश का प्राइड है वो ये है कि हमें मिलकर के फाइट वो करनी है और जो फाइट नहीं कर सकते उनको सुरक्षित वो रखना है। बस तुम्हारे दिल के अंदर एक ही रास्ता है वो होना चाहिए। अगर हमें अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़े इन मोस्टरों को मारने के लिए और हमारी फैमिली को बचाने के लिए, तो हमें ये करना ही होगा। अगर हमें वॉर फेस करनी पड़े, तो हम कभी भी अपने जो वेपन है वो डालें नहीं। हम अपने लोगों के लिए वेपन बने, ढाल बने और जहाँ तक हो सके अंत में अपने आप को भी सैक्रिफाइस है वो कर दें। फाइट करते हुए आपके मन के अंदर एनिमी का डर हो या फिर आप है ना उन्हें अबैंडन कर देते हैं, तो ये चीज़ किसी भी गद्दारी से वो कम नहीं होगी। ऐसे बंदे को ऑन द स्पॉट ही एलिमिनेट वो कर दिया जाएगा। कोई भी जो ट्रेटर हो उसे माफ़ वो नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ, ऐसे बंदे को हम कभी भी माफ़ वो नहीं करेंगे। इस प्रकार के लोग पक्का टेटरे वो कहलाएँगे। अब ये जो सारी स्ट्रीम देख कर के यहाँ पे जो सूरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगली स्क्रीन के ऊपर उसके नाम की बाउंटी चल रही होती है, क्योंकि उसने हीरोज़ को बिट्रे वो किया होता है, तो उसे भी ट्रेटर है वो घोषित कर दिया गया होता है। जो कि सूरा को ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाने के लिए काफ़ी होती है। तभी प्रिंसेस बोलती है, तुमने हमारा साथ है वो नहीं दिया, हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भी कोऑपरेट तुम नहीं कर रहे, तो तुम्हें क्या लगता है इंसान तुम्हें इस चीज़ के लिए शुक्रिया है वो बोलेंगे? उन्होंने तुम्हें अबेंडेंट है वो कर दिया है ट्रेटर की तरह जीने के लिए। क्या ये चीज़ तुम्हें फ्रस्ट्रेट है वो नहीं करेगी कि सभी लोगों को इसी सोच के साथ छोड़ देना? आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो सूरा वो बोलता है कि वाक़ई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और वो अपनी पास्ट लाइफ़ के बारे में सोचता है कि आखिर मेरी फैमिली को इस चीज़ से होकर के क्यों गुज़रना पड़ा। लोगों के बीच में सिर्फ़ एक झूठी अफ़वाह वो फैल गई और लोग इस बात की परवाह भी है वो नहीं करते कि वो सच्ची है या झूठी। और आखिर मुझे क्यों मरना पड़ा, मेरी फैमिली को क्यों मरना पड़ा? मैं इस प्रकार से मर नहीं सकता, मुझे अपनी जो लाइफ़ वो जीनी होगी। मैं उन बास्टर्ड से रिवेंज वो लेकर के रहूँगा। यू कांट डू, तुम देखना मैं तुमसे इन सभी चीज़ों को बदला लेकर के रहूँगा। और वो उस टैबलेट को ज़मीन में देकर के टुकड़े वो कर देता है। मैं पक्का आकर के इस चीज़ का रिवेंज है वो लेकर के रहूँगा। और यहाँ पे प्रिंसेस बड़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका तरीका यहाँ पे काम कर गया होता है। कुछ समय बाद में हम देखते हैं वो दोनों ड्रेसअप करके बाहर की ओर आते हैं, जहाँ पे जो सूरा की राइड है वो होती है एक ड्रैगन। और ड्रैगन को देख कर वो पास में जाते हैं और सूरा उसे टच करने की कोशिश करता है कि पक्का ये कोई डेमोनिक क्लेन की राइड है वो होगी। लेकिन जैसे ही हाथ उसका ड्रैगन के पास पहुंचने वाला होता है, ड्रैगन एक बहुत ही बुरी तरीके से रो करता है, जिससे कि वो पीछे की ओर हो जाता है और प्रिंसेस आगे आकर के उसे रोकती है और अपने पास से किसी प्रकार की जड़ी बूटी वो निकालती है और उसे स्मेल वो कराती है, जिससे कि वो शांत हो जाता है। और वो बताने लगती है कि ये सूरा का राइड है। एक्चुअली तुम्हारी बॉडी तो सूरा की है, लेकिन तुम्हारी सोल इंसान की है। और जो मैजिकल बीस्ट होते हैं, उनमें स्मेल करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो वो तुम्हारी इंसान की सोल
को स्मेल कर सकता है। और वो फिर उस जड़ी बूटी की एक रिंग है वो बना देती है और सूरा को देती हुई बोलती है, जब तक तुम इसे पहन करके रखोगे, तुम्हारे अंदर से जो इंसान की स्मेल है वो चली जाएगी। तभी प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट यहाँ पे आती है और बोलती है कि ये सभी जो डाटा है वो सूरा से रिलेटेड है। तुम्हें हमारे जो डेमोनिक पैलेस से पहुँचने से पहले इन सभी को याद वो करना होगा। और वाक़ई में ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है और शौक के साथ बोलता है कि आखिर तुम क्या सोचती हो? मुझे इन सभी को याद करने के अंदर कितना टाइम वो लगेगा? तो सबॉर्डिनेट बोलती है, ये जो चीज़ है उसकी केयर वो मैं नहीं करती। तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है, ये चीज़ तुम पे डिपेंड करती है कि तुम इन्हें याद करते हो या फिर नहीं। लेकिन अगर तुमने एक छोटी-सी भी मिस्टेक कर दी, तो मैं ऑन द स्पॉट ही तुम्हें मार डालूँगी। अब ये सुनकर के सूरा काफ़ी ज़्यादा नर्वस है वो हो जाता है और कुछ समय बाद में वो राइड के ऊपर बैठ कर के डेवन पैलेस की तरफ निकल जाती है और डेमन रिक्लेम को यहाँ पे पहली बार सूरा ने देखा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा होता है। चलो देखते हैं आखिर ये जो डेमनों का एरिया है वो किस प्रकार का होगा और वो आस-पास जो एरिया है वो देखने लगता है, क्योंकि उसने पहले इस प्रकार की जगह की कोई भी उम्मीद वो नहीं की होती। और वो जब देखता है तो वहाँ पे भी जिस प्रकार से नॉर्मल इंसान रहते हैं उसी प्रकार से जो डेमन है वो भी सिविलाइज़ होते हैं और उसी प्रकार से वो भी पार्टी कर रहे होते हैं, हँस रहे होते हैं, जोक कर रहे होते हैं, अपना सामान बेच रहे होते हैं और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं। और इस प्रकार के सिविलाइज़ेशन को देख कर के सूरा सोचता है कि मैंने सोचा था ये जो मॉन्स्टर है ये बिल्कुल एकदम बारबेरियन ग्रुप की तरह होंगे, लेकिन देखने से लगता है इनकी जो लाइफ़ है वो तो बड़ी आराम से जा रही है यहाँ पे। तो इस चीज़ को प्रिंसेस है वो महसूस कर लेती है कि सूरा क्या सोच रहा है, तो वो एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है तुम्हारे वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा डिफरेंट वो नहीं है। तुम जल्द ही इस चीज़ के अंदर एडजस्ट हो जाओगे, क्योंकि जब वर्ल्ड के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो तुम्हें इस एनवायरनमेंट के अंदर रहने में कोई भी दिक्कत का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। तभी तो सूर्य वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि हमारे वर्ल्ड और तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी डिफरेंस वो नहीं है। हमारे और तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंस है। हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी मोरल्स एंड लॉस अवेलेबल है और हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए जो ज़िंदगी है वो जीते हैं। लेकिन तुम लोग हमसे बिल्कुल ही विपरीत हो। तुम लोग मर्डर करते हो लोगों का, उनका सामान है वो चोरी कर लेते हो। तुम्हारा ये पैसा बन चुका है। तुम्हें लगता है ये जो चीज़ सारी सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों ने इन सभी चीज़ों को इंसानों से चुराया है, ना कि खुद ने क्रिएट किया है। तो प्रिंसेस की सबॉर्डिनेट वो बोलती है कि हम लोगों ने एक्चुअली इन्हें चुराया नहीं है। ये वॉर के अंदर लूटी गई ट्रेज़री है। तो ये हमारे देश का एक ट्रेज़र बन चुका है। अगर ये तुम्हें वापस चाहिए, तो तुम इसे वापस वो क्यों नहीं ले लेते अपनी पावर के बल के ऊपर? तो सुराय वो बोलता है, इन द एंड तुम लोग बिना लॉजिक की बातें ही करोगे। आखिरकार हुई तो ये चोरी ही ना लॉजिकली देखा जाए तो। तब देखते हैं इस बात के ऊपर जो प्रिंसेस है वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन तभी वो सामने की ओर कुछ महसूस वो करती है और उसे सरप्राइज़ वो कर देती है। क्योंकि सामने की ओर से एक बहुत ही बड़ी मिस्ट आ रही होती है, वो भी किसी प्रकार के मॉन्स्टरों की। अब इस प्रकार की चीज़ को देख कर के सूरज तो बिल्कुल ही डर जाता है, लेकिन जो प्रिंसेस होती है अपनी जो एबिलिटी का यूज़ करते हुए सामने की ओर एक रास्ता है वो ओपन कर देती है। यानी जो इतने भी सामने मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन सभी को एलिमिनेट वो कर देती है और रास्ता ओपन होते जाता है। और ये देख कर के तो यहाँ पे जो सूरा है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ वो होता है और प्रिंसेस को बताने लगती है ये इस प्रकार के क्रीचर हैं जैसे कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर मस्कीटो होते हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर एक बार इन्होंने तुम्हें डंक मार दिया तो तुम्हें काफ़ी दिनों तक उस चीज़ की पीड़ा है वो होगी। फिर वो ड्रैगन को बोलती है कि थोड़ा नीचे की ओर उड़ो ताकि हमें इनका कम सामना वो करना पड़े। तो हम देखते हैं जो ड्रैगन भी है ना काफ़ी अच्छी राइड से नीचे की ओर फ्लाइट वो करने लग जाता है। लेकिन वो जैसे नीचे की ओर फ्लाइट करता है अचानक से एक बदबूदार जो मिस्ट होती है वो सूरा के नाक में जाती है और वो अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है कि आखिर ये किस चीज़ की बदबू है? तो प्रिंसेस है वो बोलती है ये मियास्मा है। और हम देखते हैं सामने की ओर एक पॉइजनस सी गैस है वो निकल रही होती है और एक्चुअली ये ओशन टाइप की कोई जगह होती है जहाँ पे छोटे क्रिएचर को बड़ा क्रिएचर, फिर उस बड़े क्रिएचर को उससे बड़ा क्रिएचर और उस बड़े क्रिएचर को उससे भी बड़ा क्रिएचर है वो डाइवोर कर रहा होता है। और ये जो चीज़ है ड्रैगन के ऊपर से जो सूर्य है वो भी देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर क्या रूल चलते हैं या क्या नहीं, लेकिन ये जो सी वर्ल्ड है इसके अंदर सिर्फ़ एक ही रूल चलता है, वो ये है कि सिर्फ़ वैसे ही ज़िंदा रहने का अधिकार है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वही यहाँ पे सर्वाइवर वो कर सकता है। जो स्ट्रॉन्गर होगा वो वीक बंदे को यहाँ पे खा जाएगा। और ये जो तुम मिस्ट देख रहे हो ये एक्चुअली इसलिए हो रही है क्योंकि ये ग्राउंड्स के साथ टकराने के कारण ये वाष्प के अंदर बदल जाती है और हवा के अंदर इसकी जो स्मेल है वो घुल जाती है। और ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कमज़ोर आदमी कभी भी ज़िंदा है वो नहीं रह सकता। जिसके कारण हमारी जो भूमि है ऐसी हो चुकी है कि हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे पैदा नहीं कर सकते। तुम लोगों की तरह ना तो हम फसल उगा सकते हैं, ना ही हम जानवरों को पाल सकते हैं। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और हमारे पास और कोई भी तरीका है वो नहीं रहता चोरी करने के अलावा। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से उस समुद्र के अंदर छोटे क्रीचर को बड़े क्रीचर खा रहे होते हैं। और प्रिंसेस सूरा को एक लाइफ लेसन देते हुए बोलती है, जिंदा रहने का अधिकार उन्हीं को है जो स्ट्रॉन्ग है और मरने का अधिकार उन्हीं को है जो कि वीक हैं। यही हमारे डेमन क्लेयर का सिर्फ ओनली वन रूल है। फिर सूरा
सोचता है कि जितने भी हमारे जो सोल्जर थे इस वर्ल्ड के अंदर आने की कोशिश की थी, किसी पॉइज़न्स के कारण मारे गए थे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार हम लोगों ने इतने अटेम्प्ट किए और हम हर बार फेल वो क्यों हो रहे थे। यही रीज़न था इसके पीछे। और वो देखता है कि सामने की ओर प्रिंसेस खड़ी है और उसके मन के अंदर ख़्याल आता है क्यों ना वो इस ओशन के अंदर उसे ही फेंक दे और यहाँ से भागने का रास्ता ढूँढे। लेकिन ये जो चांस है बड़े खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसे यहाँ की जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं मिली है और ये सिचुएशन और भी डेंजरस है वो हो सकती है। अगर मैं वापस इंसानों के पास गया और उन्हें मेरे बारे में एक्सप्लेन किया तो मुझे नहीं लगता कोई मेरे ऊपर बिलीव वो करेगा और फिर से मुझे जो कांडू है उसके द्वारा मार दिया जाएगा। तभी तो प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो ये जो यहाँ पे सूरा होता है वो बोलता है कि नहीं, नहीं मैं तो कुछ भी है वो नहीं सोच रहा। तभी जो प्रिंसेस वो बोलती है ज़रा टाइटली पकड़ना क्योंकि हम जल्द ही जो अबेस के सेंटर है उसके अंदर पहुँचने वाले हैं। और हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है और भी तेज़ रफ्तार से सामने की ओर जाने लग जाता है, जिससे कि जो विंड के प्रेशर से सूरा अपने आप को सँभाल वो नहीं पा रहा होता। तो ड्रैगन फिर और भी ज़्यादा रफ़्तार से आगे की स्पीड वो बढ़ा देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत सूरा को है वो होने लगती है और उसकी तो फट कर के चौसट हो जाती है और वो रोने लग जाता है और कुछ ही पल के अंदर वो डेमन पैलेस के पास पहुँच जाते हैं और जो जैसे ही ड्रैगन आकर के लैंड करता है, तो जो सूरा है वो गुलटी खाते हुए आगे की ओर जाकर गिरता है और फिर लगातार उल्टी पे उल्टी है वो करने लगता है और हम देखते हैं कि धीरे-धीरे उसे सामने की ओर प्रिंसेस दिखाई देती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी ग्रैंड माँ है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया होता है, इतनी खतरनाक उसके दिमाग के ऊपर असर पड़ा होता है। वो बोलता है ग्रैंड माँ आओ मुझे उठाओ, अपने बच्चे को उठाओ। लेकिन अगले ही पल जो प्रिंसेस उसके गाल के ऊपर एक तमाचा वो मारती है और ये तमाचा इतना नॉर्मल था लेकिन इतना पावरफुल कि सूरा को काफ़ी दूर तक पटक देता है। लेकिन इस अटैक से यहाँ से वो पूरी तरह से होश के अंदर आ जाता है और बोलता है वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा दर्द वो कर रहा है। और वो सामने की ओर एक लग्ज़रियस पैलेस को देखता है। इसको देखकर वो समझ जाता है पक्का ये डेमन क्लेन का पैलेस होगा और जहाँ पर और भी बहुत सारे जो ड्रैगन है पहले से आ चुके होते हैं। उन 3 ड्रैगन नाइट को देख कर के प्रिंसेस बोलती है लगता है बाकी के जो डेमन जनरल्स है वो आ चुके हैं। तभी जो सबोर्डिनेट है वो बोलती है जो तीनों डेमन जनरल्स है वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है पावर को पाने के लिए और उनके पास भी काफ़ी अच्छी पावर है। तो वो आपको पक्का चैलेंज है वो करने की कोशिश वो करेंगे थ्रोन के लिए और इन्हीं दिनों में से पक्का किसी न किसी ने वो स्पाई आइज़ वो भेजी होगी आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। तभी जो प्रिंसेस वो बोलती है कि जो डॉक्यूमेंट तुम्हें दिए गए थे, क्या तुमने उन्हें याद है वो कर लिया? तो हम देखते हैं कि सूरा थोड़ा हैरान होते हुए बोलते हैं, "क्या? कौन से डॉक्यूमेंट?" तभी सबॉर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलती है कि, "अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें ना वो डॉक्यूमेंट याद नहीं है।" अब इस प्रकार चिल्लाने के कारण सूरा थोड़ा-सा डर जाता है। जो सबॉर्डिनेट है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो बोल अगर तुम्हारे कारण हमारी जो प्रिंसेस है वो किसी मुश्किल के अंदर आई, तो मैं अपने साथ तुम्हें भी ले मरूँगी। लेकिन मैं किसी भी हालत में प्रिंसेस को बचा के रहूँगी। तो तुम एक बात याद रखना, प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें मारूँगी। तभी जो सूर्य है वो बोलता है, "यार हम लोग एलाइज़ हैं, तुम लोग आखिर मेरे पे भरोसा है वो क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें मारना है तो आओ मेरे को मारो।" और हम देखते हैं इसी प्रकार से उनकी कन्वर्सेशन है वो चल रही होती है। तभी जो प्रिंसेस है वो बड़े ही प्यार से बोलती है, "ओए तुम अपना है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़्याल वो रखना।" और इतनी मीठी बातें सुन कर के जो सूरा है उसका दिल पिघल जाता है और वो बलस है वो करने लगता है और वो लीड लेते हुए बोलता है, "तुम लोगों को पता होना चाहिए आखिरकार मैं कितना कैपेबल पर्सन हूँ। मैं अपने इंसानियत के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन वाला बंदा था। पूरी आर्मी के अंदर मेरे पास ये सब दिमाग हुआ करता था।" और वो अपनी बड़ी-बड़ी बड़ाइयाँ ठोकने लगता है कि मेरे पास स्पेशल एबिलिटी होने के कारण मेरे को है ना हमेशा एनिमी को एनालाइज़ करने का रोल है वो दिया जाता था और उनकी जो वीकनेस थी वो ढूँढने का रोल है वो दिया जाता था। और मोस्ट ऑफ की कमज़ोरियाँ पता लगाना मेरे लिए तो बच्चों का खेल था। मैं हँगते हुए भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकता था। और वैसे भी जो भी तुमने मेरे को ड्रैगन क्लेन की इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने उन सभी को ऑलरेडी मेमोराइज़ है वो कर लिया है। तो तुम लोग आराम से मेरे ऊपर भरोसा वो कर सकते हो। चलो चलते हैं अंदर की ओर। और वो जैसे ही अंदर की ओर देखता है, तो वहाँ पे बहुत सारे डेमन है वो उसी को घूर-घूर के देख रहे होते हैं और सभी डेमन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक लग रहे होते हैं। इसको देख कर के तो जो सूरा है उसकी फिर से तोते उड़ जाते हैं, उसका तो चेहरे का रंग ही बदल जाता है और पीछे से प्रिंसेस आते हुए बोलती है, "चलो ना आखिरकार तुम यहीं पे क्यों रुक गए?" और फिर वो यहाँ पे लीड लेती है और ये दोनों उसका पीछा करते हुए आगे की ओर आते हैं और असुरों को देखते हुए सभी लोग बातें करते हैं, यही गॉड ऑफ डेथ है। लेकिन यार ये देखने से इतना डेंजरस है वो तो नहीं लगता, आखिरकार लोग इसे इतनी बड़ी-बड़ी बातें वो क्यों बोलते हैं? एक और बंदा बोलता है कि अगर मैंने इसे हरा दिया तो जो प्रिंसेस है वो मेरी हो जाएगी और इन सभी की बातें यहाँ पे क्लियरली जो सूर्य है वो सुन पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से सामने की ओर एक जो डेमन जनरल होता है वो अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। तो उसको बचाने के लिए जो सबॉर्डिनेट होती है प्रिंसेस की वो आ जाती है। लेकिन वो एक पंच के अंदर ही उसे उड़ा करके साइड में वो कर देता है। तो अगले ही पल जो प्रिंसेस है वो भी अपना वेपन निकाल लेती है और उसके ऊपर एक अटैक करती है। लेकिन वो उसे डोज चोक कर लेता है। इसी प्रकार से वो बहुत सारे अटैक वो करने लगती है, जिसे कि वो अपने हाथों से डिफेंड वो कर रहा होता है और वो थोड़ा पुश बैक है वो हो जाता है। तभी जो प्रिंसेस है वो बोलती है
मरान आखिरकार तुम क्या करने का ट्राई वो कर रहे हो? तो मरान है वो बोलता है, तुम्हें आने में काफ़ी समय वो लग गया। तो बैठे-बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी, तो मैं बस उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक और जो डेमन जनरल होती है मामी, वो बोलती है, तुम लोगों की अभी हाल-फिलहाल में नई-नई शादी हुई है। लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो कुछ काम करने के लिए। तभी जो मारू है वो बोलता है कि मैंने सुना है रूमर्स के अंदर, जो सूरा है वो कहीं पे अननोन जगह पे चला गया और जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं। आखिरकार तुमने उसे कहाँ ढूँढा? एक इतने इम्पोर्टेंट डे के ऊपर आखिरकार जो सूरा है वो मिसिंग है, वो कैसे हो सकता है? आखिरकार क्या चल रहा है? तभी जो मामी है वो बोलती है, वाक़ई में जो प्रिंसेस है कितनी ज़्यादा जनरस है। अगर ऐसा आदमी मेरा हस्बैंड होता तो मैं तो उसकी बॉडी के टुकड़े-टुकड़े वो कर देती। तभी जो मरान है वो बोलता है, सूरा ने अपनी फियोंसे को इस प्रकार से अबंडन वो कैसे कर दिया? मुझे लगता है कि वो किसी और लड़की की तलाश में उसके पीछे चला गया है। यह सुनने के बाद में जो प्रिंसेस है वो सोचती है कि जो इन्फॉर्मेशन है सूरा की मिस होने की उन सभी तक लीक वो हो गई थी। लेकिन अगर इन बंदों में से किसी ने सूरा को मारा होता तो वो पहले ही इस चीज़ को एक्सपोज़ वो कर देते। लगता है ये चीज़ को कन्फर्मेशन करने की ट्राई वो कर रहे हैं कि सूरा मारा गया या नहीं। तभी जितने भी डेमन होते हैं वो ज़ोर-ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, प्रिंसेस उस अनग्रेटफुल मैन को भूल जाओ और मेरे से शादी वो कर लो। तभी जो मरान है वो बोलता है, सूरा मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ और हमें से जो भी जीतेगा प्रिंसेस उसकी हो जाएगी। आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और हम देखते हैं ये सुन कर के सभी जो डेमन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पे एक डुएल है वो होने वाला है। तो सभी डुएल के नारे वो लगाने लग जाते हैं और प्रिंसेस सोचती है कि आखिरकार यार ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये यहाँ पे सूरा को प्रोवोक कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे अपना जो कदम है वो उठा सके। तभी सबॉर्डिनेट है वो बोलती है, प्रिंसेस सामने की ओर देखो, मुझे कुछ गलत है वो दिख रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सूरा होता है उसकी बॉडी थर-थर काँप रही होती है और वो एकदम ब्लैंक वो पड़ गया होता है और सूरा इधर मन ही मन सोचता है कि आखिर अचानक से मेरा जो दिल की धड़कनें इतनी तेज है वो कैसे हो गई है? मेरी जो बॉडी है इस प्रकार से शेक है वो क्यों कर रही है? क्या इसे ही डर है वो कहा जाता है? मैंने काउंटलेस टाइम जो डेथ है उसे देखा है, लेकिन मुझे कभी भी इस प्रकार का डर है वो नहीं लगा और मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं आज मर जाऊँगा। और आज देखने से ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा-सा मेमना हूँ और मेरे चारों ओर एक बहुत बड़ा भेड़ियों का ग्रुप है। ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है डेथ के मुकाबले। ऐसा लगता है अगले ही पल कभी मुझे हंट वो किया जा सकता है। वाक़ई में इसे ही फ़ियर है वो बोला जा सकता है। और इस प्रकार से उसे स्टक होता देख कर के जो प्रिंसेस है वो सोचती है कोई यहाँ पे इल्यूज़न का यूज़ जो वो कर रहा है। अगर ये रियल सूरा होता तो उसे कोई भी दिक्कत है वो नहीं होती। वो आराम से इसे हैंडल वो कर लेता। लेकिन ये इंसान की सोल है और इस रेट के ऊपर चलता रहा तो पक्का ये यहाँ पे मारा वो जाएगा। लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पे किसी प्रकार का मूव है वो भी नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा काम किया तो ये सूरा नकली है, ये रिवेल है वो हो जाएगा। आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं सूरा यहाँ पे प्रॉपर्ली सामने की ओर जो मरान है उसे देख भी नहीं पाता। तो वो अपनी आँखें वो बंद कर लेता है और सोचता है कि मैं प्रॉपर्ली जो साँस वो नहीं ले पा रहा। ऐसा लगता है किसी ने मेरे जो दिल है उसको पकड़ लिया हो और उसे निचोड़ रहा हो। और किसी पल ऐसा लगता है जो मेरा दिल है वो फट पड़ेगा। तभी जो मरान है वो बोलता है, आखिर तुम मेरे ना सवाल का रिस्पॉन्स है वो क्यों नहीं दे रहे? तो हम देखते हैं कि अभी भी जो सूर्य है वो थोड़ा अनकॉन्शियस होता है। लेकिन इस बात से जो मरान है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर करने वाला होता है कि आखिर तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट है वो कैसे किया? उससे पहले ही जो प्रिंसेस होती है उसके पिछवाड़े पे किक है वो मारती है जिससे कि सूर्य वहाँ पे मुँह के बल गिर जाता है। अब इस चीज़ की उम्मीद वहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने भी है वो नहीं की थी। और जो मारू और मामी वो दोनों भी हैरान होते हैं, साथ में जितने भी डेमन होते हैं वो सभी हैरान होते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस ने सूरा को लात मारी और वो नीचे की ओर गिर गया। तभी बात को सँभालने के लिए जो प्रिंसेस है वो बोलती है, "एक ऐसा मैन जो अपने आप का भी ख़्याल है वो नहीं रख सकता। वाक़ई में तुम इतनी ज़्यादा वर्थी नहीं हो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करनी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा जिस प्रकार का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी जो एंगेजमेंट है उसे कैंसल वो कर देना चाहिए।" तो हम देखते हैं नीचे गिरने के कारण जो सूरा होता है उस इल्यूज़न से बाहर की ओर आ जाता है और वो अब क्लियरली सामने की ओर देख पा रहा होता है। और वो खड़े हुए सोचता है कि अब जो मेरी बॉडी है वो प्रॉपर्ली मूव कर पा रही है और मुझे ब्रीथ लेने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम का सामना वो नहीं करना पड़ रहा। तभी जो मरान है वो बोलता है, यार देखो इस बंदे को, इसका नाम सूरा है और ये कावर्ड की तरह एक वुमन के पीछे छुप रहा है। एक वुमन से भी ना ये टक्कर नहीं ले सकता। ये यहाँ पे प्रिंसेस की बातें कर रहा होता है और वो बोलता है कि प्रिंसेस वाक़ई में तुम्हारा आदमियों के प्रति जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तभी जो सूरा है वो बोलता है, मुझे ना यहाँ पे काफ़ी देर से बदबू है वो आ रही थी। अब समझ में आया कि वो तो तुम्हारे मुँह से आ रही है। अब ये सुनते ही जो मरान है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है
और वो बोलता है कि अभी भी तुमने क्या कहा? तुमने कहा था ना फाइट करने का, तो चलो करते हैं। और वो अगले पल उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन की इंसल्ट करने की? और वो इस अटैक के अंदर उसके अंडों को क्रैक वो कर देता है, जिससे कि जो मरान की सोल होती है वो एक बार उसकी बॉडी से भी निकल जाती है। और इस प्रकार के अटैक को देख कर के प्रिंसेस तो साथ में उसकी सबॉर्डिनेट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है और सबॉर्डिनेट बोलती है, वाक़ई में ये तो बहुत ही बड़ा कावर्ड है। तभी जो मामी है वो बोलती है, चलो मैं एक आदमी नहीं हूँ, वरना मैं इसकी शक्ल को देख कर के इसके दर्द को महसूस वो कर सकती हूँ कि इसे कितना दर्द है वो हो रहा होगा। तभी जो मारो बोलता है कि जैसा कि सुना गया था, जो गॉड ऑफ डेथ है सूरा, वो वाक़ई में टेरिफाइंग है। और हम देखते हैं कि उस एक अटैक के अंदर ही मरान का काम हो चुका होता है। और जो सभी डेमन होते हैं इस प्रकार के अटैक को देख कर के वो भी डर के अंदर होते हैं कि वाह यार! ये कितना इम्प्रेसिव है। दूसरा बोलता है एक सिंगल अटैक के अंदर ही उसने एक डेमन जनरल को एलिमिनेट कर दिया। वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा डरावना है। एक और बंदा हेजिटेट करते बोलता है कि ये अच्छी बात है कि मैंने उससे पंगा है वो नहीं लिया, वरना तो मेरी भी इसी प्रकार की हालत है वो होती। तभी जो मरान है फिर से गुस्से के अंदर खड़ा होते बोलता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, मैं तुम्हें जान से वो मार डालूँगा। तभी एक जो मैसेज है वो रिलीज़ होता है कि जो डेमन किंग है वो आ रहे हैं और एक जो पोर्टल है वो धीरे-धीरे ओपन है वो होने लगता है। हम देखते हैं डेमन किंग के आने के साथ ही वहाँ पे एक मैसिव मात्रा के अंदर एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। तो प्रिंसेस अपना जो ओरिजिनल नाम है वो लेते हुए बोलती है माया। इसी प्रकार सभी बंदे अपने-अपने नाम लेते हैं, मारू, मामी, और सभी लोग डेमन किंग के सामने घुटने में आते हैं और जो भी वहाँ पे बाकी डेमन होते हैं वो भी घुटने में आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मरान होता है वो अपने घुटने पे नहीं आता। ये देख कर के जो माया है वो बोलती है, मरान आखिरकार तुम जो डेमन किंग है उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो क्या? ये बात सुनकर के यहाँ पे जो मरान है उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो भी फाइनली अपने घुटने पे आ जाता है। और पीछे जो सूरा है इस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है, अच्छा तो डेमन का ये है लीडर। हमारी मिलिट्री ने इसे 4 एसएसएसएस लेवल का जो मॉन्स्टर है वो डिक्लेयर किया है। आखिरकार ये दिखने में कैसा होगा? तो हम देखते हैं फाइनली जो डेमन किंग है वो अपीयर हो जाता है और डेमन किंग का ये रूप देख करके जो सूरा होता है वो बहुत ही भयंकर तरीके से सरप्राइज हो जाता है। तभी टेलीपैथी के थ्रू जो माया है वो बोलती है, तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज वो मत हो। लेकिन यहाँ पे सूरा को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। फिर वो जल्दी यहाँ पे रियलाइज़ वो करने की सोचता है, लगता है ये आवाज़ मैं ही सुन सकता हूँ, बाकी किसी को भी ये आवाज़ वो सुनाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे जो माया वो क्लियर करके बोलती है कि तुम किसी प्रकार का जो मुँह है वो मत करो। मैं जो है ना कम्युनिकेट कर रही हूँ टेलीपैथी के थ्रू। जो डेमन किंग है वो समय के साथ बहुत ज़्यादा ओल्डर है वो होते जा रहे हैं। तो सारा काम उन्होंने हमारे ऊपर ही ट्रस्ट है वो करके रखा है। तो हम जो 4 जनरल्स हैं वही सारे काम को मैनेज वो करते हैं। ये बड़ा ही रेयर होता है कि वो अपना खुद का ओरिजिनल फेस है वो दिखाएँ। तो वो हमारे साथ है ना कम्युनिकेट करने के लिए इस प्रकार के अलग-अलग क्रिएचर के रूप है वो लेते रहते हैं। और जो सूरा है वो कभी भी जो डेमन किंग है उससे नहीं मिला। तो अभी के लिए तुम साइलेंट रहो और कोई भी हर प्रकार की हरकत मत करना कि उनके नज़रों के अंदर आ जाओ। तभी जो डेमन किंग है वो बोलते हैं, मैंने आज आप सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। जो चारों क्लैन की होने वाली मीटिंग है उसका समय आ चुका है और इस टाइम से मैं एक नया रिप्रेजेंटेटिव जॉइन करने के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनते ही सभी लोगों के कान वो खड़े हो जाते हैं और इविल हंसी है वो हंसने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है वो दिखते हैं। लेकिन इसके बारे में जो सूरा है उसको ज़्यादा नहीं पता होता और वो सोचता है कि चारों क्लैन की मीटिंग हो रही है, इसका क्या मतलब? तो जो माया है वो एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि जो चारों डेमन क्लैन है, विंड क्लैन, बीस्ट क्लैन, आर्मर क्लैन और हमारा, इनकी हर 5 साल में एक मीटिंग है वो होती है और जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको डिस्कशन करते हैं, जैसे किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, प्रीस्ट्रीटी करनी है, किस लैंड को किसको देना है, लैंड डिवाइडेशन वगैरह अलग-अलग ये जो चीज़ें उसी मीटिंग के अंदर डिसीजन के द्वारा ली जाती है। और उस मीटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। अब तक हमारे जो डेमन किंग है खुद उस है ना मीटिंग को अटेंड किया करते थे और आज इन्होंने बोला है कि वो अपनी जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो भी अब रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, तो यहाँ पे जो सूर्य है वो भी समझ जाता है कि उसके पास पोटेंशियल होगी कि वो अगला डेमन किंग है वो बन सके। तभी जो मरान है वो बोलता है कि जो चारों डेमन जनरल्स हैं उनके अंदर सबसे जो सूटेबल कैंडिडेट है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट पावरफुल हूँ इनके अंदर। तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कैंडिडेट है वो रहूंगा रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तभी माया जो सूरा है उसे बताती है, मरान तुम्हारे पास जो पावर है वाकई में चारों डेमन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो थोड़ी-सी रफ है और तुम्हारा जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति कोई भी उम्मीद या कोई इसी प्रकार की फ़िक्र है वो नहीं रहती। बाद में जो मारुओ बोलता है, वाक़ई में ये बड़े ही शर्म की बात है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है वो नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है जिसका मैं अच्छे से यूज़ है वो कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद में जो माया होती है वो सूरा को भी इसके बारे में बताती है। हाँ, जो मारू है उसकी पावर कम है, लेकिन इसका जो ब्रेन वाक़ई में लाजवाब है। ये काफ़ी ज़्यादा चालाक
और कैलकुलेटिंग पर्सन है, तुम वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा शार्प हो। तभी माया की जो सबॉर्डिनेट होती है वो बोलती है कि मीटिंग के अंदर सबसे जो नोबल पर्सन है उसे ही अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सभी जो चारों क्लैन के बंदे हैं उनमें सभी पर्सन नोबल होंगे। तो जो हमारी प्रिंसेस है वो डेमन किंग की डॉटर है, तो पक्का उन्हें पार्टिसिपेट वो करना चाहिए। तभी जो माया है वो सूरा को बताती है कि हाँ, मैं डेमन किंग की डॉटर तो हूँ, लेकिन डेमन क्लैन के अंदर जो वुमेन है उनका स्टेटस मैन के मुकाबले कम होता है। तो ये जो चीज़ है मेरे सक्सेस में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तभी जो मरान है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट है वो कर रही हो। जाकर ये कुछ ऐसी स्किल सीखो जो कि तुम्हारे आदमी को प्लेज़र प्रदान करे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, ताकि अगली बार तुम्हारा जो हस्बैंड तुम्हें छोड़ कर के ना भागे। और वैसे भी इस जगह पे वुमेन के लिए कोई भी जगह वो नहीं है। ये सुनते ही अचानक से उसके ऊपर एक स्नेक का अटैक हो जाता है, जो कि उसे राउंड के अंदर घेरने लगता है, लेकिन एक ही फिस्ट के साथ वो उस स्नेक के अटैक को पूरी तरह से एलिमिनेट वो कर देता है। और ये अटैक मामी ने किया होता है। और वो बोलती है कि अगर तुम औरतों को कम आंकोगे तो हो सकता है तुम्हारी मौत का कारण एक औरत ही बन जाए। और वो काफ़ी स्वीट वे के अंदर कहती है। तभी जो है ना माया है वो सूरज को बताती है, ये वाकई में एक ऑसम औरत है। इसे पता है कि जो वुमेन की पावर है उसको किस प्रकार से यूज़ वो करना है। इसने वुमेन होने को एक पॉजिटिव वे में ले लिया और इसे अपनी एक एडवांटेज वो बना लिया। क्लैन के काफ़ी सारे बंदे इसके ना प्यार में पड़ चुके हैं और इसकी साइड वो ले लेते हैं। इसकी टीम में सबसे ज़्यादा सबॉर्डिनेट है, क्योंकि इसने अपने वुमन नेचर का काफ़ी अच्छे से यूज़ वो किया है। अब इधर ये बात सुनकर के जो मरान है उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मामी तुम क्या प्लान कर रही हो? क्या तुम मुझसे फाइट वो करना चाहती हो? तो मामी उसे टीच करते हुए बोलती है कि तुम्हें अभी-अभी तुम्हारी मेन पार्ट के ऊपर चोट लगी है और इस प्रकार की इंजर्ड पोजीशन के अंदर मैं तुम्हारे साथ लड़ाई वो करूँगी और तुम परमानेंटली जो मर्द है वो नहीं रहे तो क्या होगा? मैं इस प्रकार की फाइट है वो नहीं चाहती तुमसे। अब इस प्रकार का मिसबिहेव सुन कर के जो मरान होता है वो आग बबूला है वो हो जाता है। तभी जो मारू है वो उठते हुए बोलता है कि ये चीज़ मैटर वो नहीं करती कि तुम आदमी हो कि एक वुमेन। ये डेमन क्लेन है, इसके अंदर जो पावर है वही सब कुछ है और मैं पक्का उस बंदे को सपोर्ट करूँगा जो भी यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो होगा। ये सुनते ही जो बाकी क्लेन मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी जोश आ जाता है। इसका मतलब हम लोगों को भी पास एक चांस है। अगर हम लोगों ने इनमें से किसी भी एक जनरल को हटा दिया तो हो सकता है कि जनरल की जगह हमें मिल जाए। तभी दूसरे बंदे बोलते हैं कि हाँ, बस हमें यही करना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे सबसे पहले हटा देते हैं, फिर हम लोग भी है ना क्लेन के रिप्रेजेंटेटिव है वो बन सकते हैं। और वो सभी लोग मरान के ऊपर एक साथ ग्रुप अटैक करने की सोचते हैं, क्योंकि वो सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मरान बड़े ईज़िली उन सभी के अटैक को डॉज भी कर रहा होता है और साथ में एक-एक करके बंदों को एलिमिनेट भी कर रहा होता है। और सूरा यहाँ पे मारू की इस प्रकार की स्किल को देख कर के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक मूव भी नहीं चला, फिर भी जो एनिमीज़ है आपस में लड़ने लग गए। वाक़ई में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चालाक है। और यहाँ पे जो मारू है वो खड़े-खड़े सोचता है, जब मरान और मामी आपस में लड़ करके काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे, उस समय का यूज़ करते हुए मैं उनके ऊपर एक खतरनाक अटैक है वो करूँगा। और इस प्रकार की स्ट्रैटेजी को देख कर के सूरा सोचता है, वाक़ई में यार इस प्रकार से लास्ट में बेनिफिट को चुराना कोई यहाँ पे मारू से सीखे। इन लोगों ने किसी प्रकार का यहाँ पे नेगोशिएशन करना है वो नहीं सीखा। ये लोग हमेशा अपने ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखते हैं और फाइट के लास्ट के अंदर यूज़ वो करते हैं। ये डेमन क्लैन बिल्कुल ही ह्यूमन क्लैन से अलग है। ये बड़े सिंपल हैं, ये अपने क्लैन को भी डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर इन्हें अपनी पावर वो शो करनी होगी तो। ये तो वाक़ई में डेमन क्लैन का एक तरह से नुकसान ही है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो मामी होती है अपने पास एक नाइफ़ वो निकाल देती है और फाइट करते हुए जो मरान है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। क्योंकि इस समय यहाँ पे मरान का ध्यान किसी और बंदे के साथ लड़ने पे होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से जो माया होती है वो भी इस लड़ाई के अंदर कूद पड़ती है और अपने वेपन बाहर निकाल करके जो मरान है उसे बचा लेती है और मामी के अटैक को ब्लॉक आउट कर देती है। और जो मामी है वो यहीं नहीं रुकती, फिर से अपने जो स्नेक है उसके द्वारा सामने की ओर अटैक करती है। तो माया भी अपने जो चाबुक टाइप का वेपन होता है उसे काउंटर अटैक वो करती है और दोनों के ही अटैक एक दूसरे को जा करके बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। फिर मामी बोलती है, प्रिंसेस आखिरकार मैं तो है ना औरतों की वुमेन की साइड ही वो ले रही हूँ, तो आखिरकार तुमने बीच में आकर के मुझे डिस्टर्ब वो क्यों किया? एक तरह से मैं तो तुम्हारी हेल्प वो कर रही हूँ, तो तुम यहाँ पे मरान की हेल्प वो क्यों कर रही हो? आखिरकार तुम पुरुषों की साइड है वो क्यों ले रही हो? तुम्हें तो मेरी साइड है वो लेनी चाहिए। तो माया वो बोलती है कि मैं किसी की भी साइड है वो नहीं ले रही। मेरे पास इतनी स्किल है कि मैं कभी भी किसी भी बंदे को कहीं पर भी मार सकती हूँ। और सूरा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सोचता है वाक़ई में ये लड़की अपने टाइटल को डिज़र्व वो करती है। लेकिन ये जो बाकी डेमन है वो किसी की भी वो नहीं सुनने वाले। उन्हें सिर्फ़ अपने इंटरेस्ट से मतलब है। वो इस रीज़न को नहीं सुनेंगे या किसी प्रकार की कोई भी रीज़न को नहीं सुनेंगे। वो बस एक मौके की तलाश के अंदर है। और इधर हम देखते हैं जो मरन होता है बाकी के डेमन के साथ लड़ रहा होता है और उनसे निपटने के बाद में वो पीछे की ओर से माया के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी सूरा माया को अलर्ट करते हुए बोलता है कि पीछे की ओर देखो, तो समय रहते वो भी देख लेती है कि जो मरान उसके ऊपर अटैक कर रहा है
और वो थोड़ा डोज कर लेती है, जिससे कि जो माया और मरान का अटैक आपस में उलझा हुआ था वो ब्रेक हो जाता है और पीछे की ओर मामी और माया है वो गिरने लगती है। माया को उसकी जो सबोर्डिनेट ईया है वो संभाल लेती है, जिससे कि वो गिरती नहीं। लेकिन मामी को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो वो अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि मैं फाइन हूँ, मुझे कुछ भी है वो नहीं हुआ। तभी इन बातों के बीच में आग लगाते हुए जो मारू है वो बोलता है कि मरान आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम अपने हाथ मामी के जो प्रीशियस स्नेक है उसके ऊपर रखो। तभी जो मामी है वो भी एक डेंजरस लुक देते हुए बोलती है, मरान मैं तुम्हें कभी भी माफ़ है वो नहीं करूँगी अगर मेरे बच्चे को कुछ भी है वो हुआ तो। और हम देखते हैं जो मामी होती है वो अपना खतरनाक जो ऑरा है वो रिलीज़ करने लगती है। ये देखकर जो मरान है वो बोलता है, क्योंकि तुम लोग कमज़ोर हो तो मेरे ऊपर ब्लेम मत करो। आखिरकार मैंने तुम लोगों को चोटें पहुँचा दी। वाक़ई में ये जो औरतें हैं बड़ी कमज़ोर है वो होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं उनमें से कोई बंदा स्पेशल नहीं है। अगर तुम में से कोई मेरे हाथों मरना चाहता है तो आकर के मुझे चैलेंज है वो कर सकता है। और हम देखते हैं वहाँ पे मरान ने उन सभी डेमन को मार दिया होता है जिसने भी उसे चैलेंज करने की कोशिश वो की है। और बाकी ये बचे हुए डेमन यही बात करते हैं कि इस बंदे ने बड़े आराम से बाकी लोगों को एलिमिनेट वो कर दिया। इतना ही नहीं, जो प्रिंसेस और मामी हैं उन्हें भी एक ही अटैक के अंदर टेक डाउन वो कर दिया। आखिरकार हम लोगों को यहाँ पे शामिल वो नहीं होना चाहिए और हार मान लेनी चाहिए। तभी जो मरान है वो बोलता है, डेमन किंग जैसा कि आप देख सकते हो इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे कोई कंप्लेन हो या मेरा सामना वो कर सके। तो डेमन किंग है वो बोलता है, चलो ऐसी बात है तो फैसले का वक्त वो आ चुका है। तो इस बार जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर प्रतिनिधि मरान है वो करने वाला है। ये बोलता उससे पहले ही जो सूरा है वो बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, रुको एक सेकंड मुझे एक आपत्ति है। ये सुनकर के माया और इया काफी सरप्राइज होती है कि इसे क्या आपत्ति हो गई। लेकिन मरान को बड़ा ही गुस्सा आता है, सूरा आखिर इसका क्या मतलब। और पीछे की ओर से जो मारुयो बोलता है, वाकई में तुम तो काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि तुम बीच में इंटरप्ट वो कर सको। जो प्रिंसेस का हस्बैंड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसकी जो एम्बिशियस है वो तो और भी ज्यादा हाई है। तभी जो ईया है वो बोलती है सूरा को कि आखिर तुम अपने आप को इतना बड़ा मूर्ख साबित क्यों करना चाहते हो, तुम्हें लगता है तुम मरान को हरा सकते हो। तभी टेलीपैथी के थ्रू जो माया है वो बोलती है कि यहीं पे रुक जाओ, तुम उसे हरा नहीं सकते। तभी जो सूर्य है वो बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। तभी जो मरान है वो बोलता है, ठीक है सूर्य अगर तुम मुझे चैलेंज वो करना चाहते हो तो वैसे ही पहले तुमने मेरे साथ जो किया था उसका मैं रिवेंज अभी ले लूंगा। और वो अपनी स्वord के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं इस बंदे को यहीं से जान से वो मार डालूंगा और फिर जो प्रिंसेस है वो मेरी हो जाएगी। लेकिन बीच में जो सूर्य है वो टोकते हुए बोलता है कि मैं तुमसे फाइट है वो नहीं करना चाहता, जिससे कि यहाँ पे मरान का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और वो फिर से और भी ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम लड़ाई भी नहीं करना चाहते हो, मुझे चैलेंज भी करना चाहते हो? तो हम देखते हैं जो सूरा है मरान के कान में जाकर ही कुछ बोलता है, जिसे सुनकर के जो मरान है उसकी दुनिया ही हिल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और यहाँ पे सूरा को घूर-घूर के देखने लगता है। और मरान को देख के ये लगता है कि यहाँ पे सूरा ने उसे बहुत ही तगड़ी बात है वो बताई होगी। और वो डेमन किंग को बोलता है, डेमन किंग जैसा कि सूरा ने कहा वो बिल्कुल ही सही है। मैं इस चीज़ के अंदर रेकलेसली भागा वो नहीं ले सकता, क्योंकि जो ताकत है वही हर चीज़ को डोमिनेट है वो नहीं करती। तो मैं अपना इस चीज़ के अंदर नाम पीछे क्यों ले रहा हूँ, मैं इस मीटिंग के अंदर भागा वो नहीं लूँगा। और मेरा सोचना ये है कि माया बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि वो डेमन किंग की डॉटर भी है और साथ में मेरी जो जगह है वो भी ले सकती है। ये सुनकर के सभी जो डेमन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इतना ही नहीं, जो मारू है वो भी हैरान होते हुए बोलता है, मरान तुम्हारे कहने का क्या मतलब, तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मरान वो बोलता है, क्या तुमने मुझे प्रॉपर्ली सुना नहीं, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैंने अभी कहा। जो ताकत है वही ऐसी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा सभी चीज़ों को हैंडल है वो किया जा सकता है। हमें जो बड़ी पिक्चर है उसके बारे में सोचना होगा। अगर तुम में से कोई भी बंदा इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना है, टूर्नामेंट में भाग लेता है, तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मीनिंगलेस है वो होगी। क्योंकि अगर हम इंजर्ड होकर के बाकी 3 ट्राइब के सामने जाते हैं, तो हम उनके लिए हँसी का पात्र है वो बन जाएँगे। तो मुझे लगता है कि हमें इतनी हार्डशिप से गुज़रने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो डेमन्स होते हैं, वो इस बात से बड़े डिससैटिस्फाई है वो होते हैं। तो मरान गुस्से करते हुए बोलता है, "क्या आखिर तुम्हारा क्या मतलब? चुप हो जाओ।" तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो डेमन्स होते हैं, वो मरान की आवाज़ सुन कर के चुप हो जाते हैं। तभी जो डेमन किंग है वो बोलता है, जो मरान है उसने अपनी जो जगह है वो छोड़ दी है और अपना जो रिकमेंडेशन माया को दिया है। आखिरकार यहाँ पे किसी भी बंदे को इस चीज़ के अगेंस्ट जाना है क्या? तो गुस्से के साथ जो मरान वो बोलता है, किसी भी बंदे ने इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मुझे उसका स्वॉर्ड एनिमी है वो समझना। ये सुनते ही जो मारू है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो तीखी-तीखी नज़रों से यहाँ पे सूरा को देखने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे सूरा ने ऐसा क्या बोल दिया? लेकिन वो वक़्त की नज़ाकत को समझ जाता है और बोलता है कि अगर मरान बोल रहा है तो मुझे भी इस चीज़ के अंदर कोई आपत्ति है वो नहीं। ये सुनते ही सभी डेमन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि 4 जनरल में से 2 जनरल 1 जनरल का फ़ेवर है वो ले रहे हैं।
तो सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं कि उन्हें भी कोई दिक्कत है वो नहीं है। तभी जो डेमन किंग है वो भी इस बात की घोषणा कर देता है कि अगले जो जो टूर्नामेंट है उसके अंदर हमारी ओर से जो पार्टिसिपेट लेगा वो माया होगी। और वो माया को बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पे डेमन किंग के जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतरोगी और उन्हें कभी बिट्रे वो नहीं करोगी और हमेशा डेमन ट्राइब को इंटरेस्ट को सबसे आगे रखोगी। और यहाँ पे ईया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और माया भी इस चीज़ को एक्सेप्ट वो करती है। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद में धीरे-धीरे करके सभी लोग यहाँ से जाने वो लगते हैं और हम देखते हैं जैसे ही जो सूरा होता है बाहर की ओर आता है तो उसके सामने एक ड्रैगन आता है और ये ड्रैगन किसी और का नहीं मरान का होता है, जो कि उसे बड़े गुस्से से देख रहा होता है और काफ़ी गुस्से के साथ वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ कहे। और पीछे से ईया आते हुए बोलती है, आयकर अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया? तो जो सूर्य है वो बोलता है, तुमने देखा नहीं आयकर मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी है वो नहीं किया। तभी जो ईया है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलती है कि तुम मुझसे झूठ है वो मत बोलो। आयकर जो मरान है ऐसा बंदा नहीं है जो कि बिना रीज़न के यहाँ से चुपचाप चला जाए। उस इंसान का जो माइंड है वो बड़े ईज़िली नहीं बदला जा सकता। क्या तुम मुझे शांति से उत्तर बताओगे, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं आंसर निकलवाने के। और हम देखते हैं कि यहाँ पे माया भी बड़ी क्यूरियस होती है लेकिन बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। और इतनी क्यूट माया को देख कर के यहाँ पे जो सूर्य है वो भी ब्लश है वो करने लग जाता है और बोलता है, ईमानदारी से बोलूँ तो मैंने भी इस बारे में अच्छे से वो नहीं सोचा था। बस बात इतनी सी है। फिर हमें फ्लैशबैक के अंदर दिखाया जाता है कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था। पुराने मरान को बोला था कि अगर क्या होगा तुम्हारा ये सीक्रेट बाहर की आ जाए कि तुमने 20 ट्राइब के बच्चों को विंग ट्राइब को बेचा है ताकि वो उनके ऊपर पॉइजन एक्सपेरिमेंट है वो कर सकें, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जिंदा बच पाओगे? और ये सुनते ही यहाँ पे जो मरान है काफी ज्यादा सरप्राइज जब हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर ये सुनकर ये जो ईया है वो बोलती है, क्या मरान वाकई में ऐसा काम वो करता था? और जो माया है वो बोलती है, अच्छा यही कारण था कि उसने है ना अपनी जगह मुझे रिकमेंड है वो किया, लेकिन मैंने तो इस बारे में कभी भी है वो नहीं सुना। आखिरकार तुम्हें ये जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से प्राप्त है वो हुई? तो जो सूर्य है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा माइंड है वो बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जब मैं मिलिट्री के अंदर था तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे। ऐसे डॉक्यूमेंट भी थे जहाँ पे हाई लेवल्स की एंट्री थी। लेकिन लकीली मुझे एक दिन ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चला जो कि लो रैंकर को पता चलना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन उस दिन मैं लकी रहा था और वो एक ऐसी न्यूज़ थी जिसे मैं आज तक भी है वो भूल नहीं पाया। वो इन्फॉर्मेशन थी मरान के बारे में। उसने ना कि जो 20 टाइप के बच्चे हैं उन्हें सेल किया था, बल्कि इस चीज़ का इंजाम इंसानों के ऊपर लगा दिया था, जिससे कि 20 टाइप और इंसानों के बीच में एक बहुत ही बड़ा वॉर है वो छिड़ गया, जिसे आज तक भी हम लोग रिकवर है वो नहीं हो पाए। इस वॉर के अंदर बहुत बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन है वो हुआ था। तभी जो ये वो बोलती है, आखिर ये चीज़ तो तुम्हें पहले से पता थी और तुम इस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी जो मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, तुम फेंकने में बड़े ज़्यादा माहिर हो। तो जो सूर्य है वो बोलता है कि ये चीज़ें इस प्रकार से काम नहीं करती, तुम इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं सोच सकती, लेकिन अंततः मैं यूज़फुल तो हूँ ना। तभी जो माया वो बोलती है, अब लगता है कि फाइनली तुम्हारा कुछ यूज़ है वो आ रहा है। तभी जो सूर्य वो बोलता है कि बस तुम रुको और वेट करो, मैं वाक़ई में अपनी जो वैल्यू है वो तुम्हें एक दिन ज़रूर दिखा के रहूँगा। ये सुनने के बाद में जो माया है वो भी चुपचाप सुन लेती है और एक स्माइल के साथ बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आगे भविष्य में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम और क्या करते हो? तभी हम देखते हैं पीछे की ओर से एक बंदा आते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था सूरा से, तुमने बड़े ही ईज़िली मरान को मना लिया, वाक़ई में तुम बड़े ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। और हम देखते हैं कि पीछे की ओर से जो मारू है वो आता है और मारू को देखते हुए सूरा है वो बोलता है, जो मरान है वो वाक़ई में दिमाग से पैदल है, लेकिन तुम बड़े ही चालाक हो। तुमने बाकी जो डेमन लॉर्ड्स हैं या फिर जो जनरल्स हैं उन्हें आपस के अंदर लड़ा दिया ताकि तुम आराम से दूर रह करके ये सारी सिचुएशन को देख सको और लास्ट के अंदर जितने भी बेनिफिट है अपने लिए रख सको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तुमसे डील करना है। तभी जो मारू है वो बोलता है, अरे यार तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन इन बातों को सोचो, आज मुझे तुम्हारे अंदर कुछ डिफरेंट है वो लग रहा है, जो तुम्हारा ऑरा है वो कंप्लीटली अलग लग रहा है मुझे। तो सूर्य वो बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? आखिर तुम्हें क्या अलग लग रहा है? तो मारू बोलता है, फ़ियर, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो इंसानों का फ़ियर, डर है वो महसूस हो रहा है। ये सुनने के बाद में माया, ईया और साथ-साथ जो सूरा है वो भी नर्वस हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अपने चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखाते, जिससे कि यहाँ पे मारू को कोई डाउट हो। तभी जो मारू है वो सूरा के पास आते हुए बोलता है, आखिरकार इंसानों की डर की स्मेल डेमन ट्राइब के बंदे से कैसे आ रही है? ये चीज़ वाक़ई में बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। और यहाँ पे सूरा काफ़ी ज़्यादा नर्वस है वो हो रहा होता है। तो उसे प्रोटेक्ट या डिफेंस करते हुए एआई बोलती है, आखिरकार मारू ये बहुत ज़्यादा रूड है कि तुम इस प्रकार का बिहेवियर वो कर रहे हो। तो जो मारू है वो बोलता है, मैं तो बस ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरे सेंसेस है स्मेल करने के, कहीं वो गलत तो नहीं है। तो यहाँ पे माया है वो बोलती है, सूरा ने यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को मारा है,
तो उन्हीं का जो ब्लड है उसकी बॉडी के ऊपर लगा होगा और उसी के अंदर से स्मेल है वो आ रही होगी। ये सुनने के बाद में जो मारू है वो बोलता है, हाँ, ये बात तो सच है। हाँ, ऐसा ही हो सकता है। वाक़ई में प्रिंसेस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा हस्बैंड भी पाया है और साथ में एक अच्छा एलाय भी। और वो एक इविल हँसी हँसते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देख कर के ईया है वो बोलती है कि आखिरकार इस बंदे का ये कहने का मतलब क्या था? तो जो माया है वो बोलती है, मारू काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है। ये लोगों का जो माइंड है वो बड़ी ईज़िली मैनिपुलेट वो कर सकता है। और ये जो चीज़ इसे बहुत ज़्यादा एन्जॉय वो देती है कि सामने वाला जो अपोनेंट है, मरते वक़्त भी इसके नाम से डरे और मरते-मरते ही इसके हाथों का शिकार है वो बन जाए। और जब सूरा सबसे पहले मीटिंग हॉल के अंदर एंटर किया था, तो उसके ऊपर जो जो मैजिक एनर्जी रिलीज़ हुई थी, पक्का इसी बंदे ने किया होगा क्योंकि इसे कोई ना कोई डाउट हो चुका होगा। ये सुनकर के जो यहाँ पे सूरा है वो बोलता है, तो आखिर अब क्या करना चाहिए? तो माया वो बोलती है कि उसकी जो ये मेंटल एबिलिटी है ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हारे पूरे शरीर को एकदम डरा करके रख देगी। इतना ही नहीं, ये इतनी ज़्यादा डरावनी हो सकती है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं, वो सारी क्रैक हो रही है और एक मैसिव पेन तुम्हें महसूस होगा। तो ये सुनकर के सूरा हेजिटेट करते हुए बोलता है, ये अच्छी बात है कि इस समय तुम मौजूद थी, लेकिन अगली बार ये ज़रूरी नहीं कि तुम वहाँ पे मौजूद हो और मैं इसे विथस्टैंड है वो कर पाऊँ। तो जो माया है वो बोलती है, आज के बाद जो मरान है और साथ में जो मारू है वो दोनों ही तुम्हें टारगेट करने की कोशिश वो करेंगे और मौका देखेंगे कि किसी प्रकार से तुम्हें एलिमिनेट वो कर सकें। और ये भी पॉसिबल नहीं है मैं या ईया 24 घंटे तुम्हारे साथ मौजूद हों। तो तुम्हें अपनी जो ताकत है उसके ऊपर रिलाय वो रहना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट वो करना होगा और तुम्हें सभी लोगों को ये बिलीव दिलाना होगा कि तुम ही रियल सूरा हो। तभी जो ईया है वो बोलती है, प्रिंसेस आखिर आप किस बंदे से उम्मीदें वो कर रही हैं? ये बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक है। ये नॉर्मल डेमन को भी हरा नहीं सकता। आखिरकार ये मरान और मारू को कैसे हराएगा? ये सुनते ही जो सूरा है वो बलस करते बोलता है, आखिरकार तुमने डरपोक और कमज़ोर किसे कहा? तो जो ईया है वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे मुँह पे तुम्हें ही बोल रही हूँ, तुम्हारे अलावा यहाँ पे और कौन दिख रहा है? तभी जो माया है वो बोलती है, माना कि तुम्हारी जो सोल है वो इंसान की है, लेकिन जो तुम्हारी बॉडी है वो सूरा की है और ये जो चीज़ है तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम में वो आ सकती है। फिर हमारा यहाँ से जो सीन है वो शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े वेयर हाउस की ओर। ये देख कर के जो यहाँ पे सूरा है वो बोलता है, आखिरकार ये जगह कौन-सी है? तो माया एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, ये सूरा का वेयर हाउस है। एक्चुअली सूरा को एक हैबिट थी, वो जिस भी एनिमी को एलिमिनेट करता था या मारता था, तो उसके जो वेपन को वो स्टोर कर लेता था। अब उसने इतने ज़्यादा एनिमियों को मार लिया था कि उसके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं बची। तो उसने एक स्पेशल वेयरहाउस बनाया ताकि वो अपने वेपन यहाँ पे रख सके। चलो चलते हैं अंदर। और वो जैसे ही वेयरहाउस ओपन होता है तो वहाँ पे वेरियस टाइप के वेपन पड़े होते हैं और वहाँ पे जो स्वॉर्ड है छोटे से लेकर के बड़े हर प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट जो वेपन्स है वो भी अवेलेबल होते हैं। इतने सारे वेपन को देख कर के सूरा सोचता है, वाक़ई में इस बंदे को ऐसे ही किलिंग गॉड है वो नहीं कहा जाता था। इसने बहुत सारे बंदों को मारा था। यहाँ पे अलग-अलग टाइप के अलग-अलग मोस्ट फेमस जो वेपन, इक्विपमेंट, शील्ड्स अवेलेबल हैं और इतना ही नहीं मॉडल वर्ल्ड के जो मिलिट्री गन्स है वो भी यहाँ पर है। और वो सामने की ओर एक मिस्टीरियस से इक्विपमेंट को देखते हुए बोलता है, आखिरकार विंग क्लैन के जो फैंग है वो यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें भी बॉडी से अलग कर कर के यहाँ से लाया गया है? तो जो माया वो बोलती है, तुम नहीं जानते कि जो सूर्य कितना ज़्यादा ताकतवर था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने बड़े ईज़िली काफ़ी बड़े डेमन्स को भी हराया है और सिर्फ़ एक यही रीज़न नहीं था कि जो सूर्य इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसका जो वेपन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो है वो सामने की ओर। और मिलते हैं सामने की ओर एक स्वॉर्ड होती है जिसके अंदर से रेड कलर का मर्डरस ऑरा है वो रिलीज़ हो रहा होता है और माया बड़े ज़ोर देके बोलती है, इस स्वॉर्ड का नाम है डाइवोवर। ये देख कर के यहाँ पे जो सूर्य है उसे कुछ स्पेशल नहीं लगता और बोलता है, यार क्या इस स्वॉर्ड में इतना क्या स्पेशल है, नॉर्मल एक स्वॉर्ड ही तो है। तो ये सुनने के बाद में जो ईया है उसके सिर में टपली मारती हुई बोलती है, आखिरकार तुम इतने नैरो माइंड हो कैसे हो सकते हो? ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। जब पहली बार ये डाइवोर स्वॉर्ड हमारी वर्ल्ड के अंदर आई थी तो एक मैसिव वॉर है वो ब्रोक आउट हो गई थी सभी डेमन के बीच में इसे लेने के लिए। और इतना ही नहीं, मरान और मारी तो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए थे इसे प्राप्त करने के लिए। और इवन जो डेमन किंग है वो भी इसे प्राप्त वो करना चाहते थे। लेकिन अंततः इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो सूरा कूदा और उसने सभी मामले को शांत किया और इस स्वॉर्ड को अपना बनाया। बहुत सारे जो डेमन्स है वो इस उम्मीद में मारे गए कि वो स्वॉर्ड को टच कर पाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा है वो नहीं बचा। ये सुनकर के सूरा बोलता है, क्या ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव है?
तो जो माया वो बोलती है, जो डाइवोर है, वो एक नॉर्मल वेपन है, वो नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसके अंदर इसकी खुद की सोल है। ये सामने वाले बंदे जो मर रहा होता है, उसकी लाइफ फ़ोर्स को डाइवोर वो कर लेती है और उसका जो मीट और फ्लेश होता है, वो उसके मास्टर को उसकी पावर वो दे देती है। जितना ज़्यादा तुम मारोगे, उतना ज़्यादा ही तुम स्ट्रॉन्ग है वो होते जाओगे। अगर तुम्हारे पास मैजिक पावर भी नहीं है, तो भी इस स्वॉर्ड के अब्ज़ॉर्ब करने के कारण तुम डेमन पावर को प्राप्त वो कर लोगे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाओगे। ये सुनकर के सूरा खुश होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अगर मैंने इनफ मैजिक पावर को अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो मैं सूरा जितना स्ट्रॉन्ग है वो हो जाऊँगा। नहीं, नहीं, मुझे लगता है मैं सूरा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाऊँगा। इसी के साथ इसके आए हुए सभी अवेलेबल चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन अब कर दिया है। तो ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दिल के अंदर कोई बात हो तो कमेंट कर देना, लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।